Hey everyone, this is Chani Dinani welcoming you all to Magnate Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप या तो पढ़ना चाहते हैं बहुत टाइम से, या फिर आगे जाके आपका ड्रीम, आपका गोल उसी से लिंक्ड है। एंड दैट इज़, आप कभी ना कभी ऐसे ज़रूर चाहते होंगे दैट यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड फील कॉन्फिडेंट वाइल यू स्पीक इन इंग्लिश, या फिर आपको लिखने में, बोलने में एक फ्लुएंसी चाहिए। देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है अवेलेबल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, जिसके वीडियोस देख के आप बहुत ही बढ़िया तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से इंग्लिश को बेहतर कर सकते हो। इन एडिशन टू दिस, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स लाइक एनटीएससी एंड ओलंपियाड, जो स्कूल लेवल के एग्जाम्स हैं, यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर देम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। एंड ऑल्सो अगर आपको फ्यूचर में कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, जैसे कि IIT JEE, जैसे कि नीट, देन यू हैव बैंक, SSC, UPSC, जैप कैब, अदर सच रिलेटेड एग्जाम्स लाइक RRB एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप जो पढ़ना चाहते हैं आपको सब कुछ मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। एंड या ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कोई ना कोई तो पेमेंट करनी पड़ती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल भी कुछ खर्चा नहीं करना है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पेनी दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू टू पे। एवरीथिंग इज वेरी वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड साथ ही साथ ये ऐसा कुछ नहीं है कि कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाता है या क्या, आपको कंटेंट बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी का मिलता है। सो आपको क्या करना है, 3 चीज़ें हैं जो इन्वेस्ट करनी है। नंबर 1 आपका समय, आपका टाइम। दूसरा आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप लगातार पढ़ते रहें। तीसरा आपका डिटर्मिनेशन, फुल टू एनर्जी होना चाहिए जब आप अपनी प्रेपरेशन करते हो। एंड आई गारंटी कि आप डेफिनेटली वो एग्जाम जिसका सोच के बैठे हो वो क्रैक जरूर कर लोगे। तो ये तो था भाई about what you can study from Magnet Brains, but now let's discuss what we will actually study in today's video. तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश वर्कबुक के सॉल्यूशंस को। तो भाई आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में अदर देन द 2 बुक्स, जो आपकी 2 मेन बुक्स हैं, बिहाइव मोमेंट्स, उसके अलावा आपको दिया हुआ है एक वर्कबुक, और उस वर्कबुक में कई इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हैं। वो हो आपकी लिटरेचर पोर्शन से रिलेटेड, वो हो आपकी जनरल राइटिंग से रिलेटेड, या ग्रामर या वोकैबुलरी या रीडिंग या लिसनिंग से रिलेटेड। ले दे के बहुत सारी चीजें दी हुई हैं आपके इस यूनिट में। यू विल टोटली एंजॉय काइंड ऑफ द सॉल्यूशंस दैट आई वुड गिव यू। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप अपनी नोटबुक, पेंसिल, बुक सब साथ में रखें, और जो भी आपको नोट डाउन करना है वो करते चलें। डन? ओके। तो पहला चैप्टर जो है उसी पे बेस्ड आपको दी हुई है यूनिट 1, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है लेट्स बिगिन, हियर आर सम जैकेट्स ऑफ बुक्स। ये मेरे को बड़ा कूल लगा, क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो ऊपर का कवर होता है ना, बॉडी, ये जो बुक कवर होता है, उसको ना देखो जैकेट्स कहा हुआ है। दिस इज वेरी क्यूट, वेरी कूल। तो ये बुक्स के कवर हैं, ले देखिए जैकेट्स हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर। नाउ पार्टनर मीन्स योर क्लासमेट, जिसके भी साथ आप बैठ के एक्टिविटी करोगे बुक की, या आप क्लासरूम में बैठ के जिनके साथ ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हो, उनको ये पार्टनर कहा गया है बुक में। विच ऑफ दीज लुक लाइक जैकेट्स ऑफ साइंस फिक्शन बुक्स? इनमें से कौन सी बुक है जिसका कवर देख के या जैकेट देख के आपको लगता है कि ये पक्का साइंस फिक्शन से रिलेटेड है? बिकॉज अभी जो हम ये चैप्टर पढ़ के आए ना, चैप्टर 1 इससे रिलेटेड, वो भी उसी के बारे में है कि ह्यूमन टीचर्स नहीं है, रोबोट्स हैं, मैकेनिकल टीचर है, तो सब फ्यूचर में क्या होगा उस बारे में है। तो क्या आपको भी लगता है ये साइंस फिक्शन वाली कोई इनमें से बुक है? वाई डू यू थिंक सो? गिव सम रीजंस। और आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको कुछ रीजन भी देना है। तो भाई सबसे पहले तो हम बुक्स देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ स्पेस टाइप का बना हुआ है, स्पेस और डाइसी कहा है, तो ये तो पक्का साइंस फिक्शन बुक है। दूसरी बुक है तेनालीरामन। भाई ये तो साइंस से रिलेटेड नहीं है, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बट साइंस से रिलेटेड नहीं है, तो इसे हम कैंसिल करेंगे। देन यू हैव जूलियस सीजर। तो ये तो पूरा शेक्सपियर का बुक है, तो दिस इज नॉट समथिंग जो साइंस पे दिख रहा है हमको, क्योंकि देर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जो ह्यूमंस लग रहे हैं, एंड देन उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो आपको साइंटिफिक कुछ दिख रहा हो। नेक्स्ट देखिए तो हाँ, यहाँ कुछ प्लैनेट टाइप का बना हुआ है विच सेज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, तो ये भी साइंस जैसा ही कुछ दिख रहा है, तो ये साइंस फिक्शन बुक हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द ब्लू मास दिया है, स्काई दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये भी थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है साइंस का बुक। एंड द ब्लैक स्पेक्टेकल, यहाँ तो भैया तारे सब कुछ दिख रहा है आपको, सॉर्ट ऑफ ब्लैक होल सॉर्ट ऑफ कुछ दिख रहा है, तो ये भी हमें साइंस फिक्शन दिख रही है। सो बुक्स फर्स्ट, थर्ड, नॉट फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, है ना। सो पहली,
चौथी, पांचवी, छठवीं, ये सारी बुक्स हमें साइंस फिक्शन की दिख रही हैं, बट सेकंड और थर्ड जो है वो नहीं है। तो फटाफट से आपको यही इलास्ट्रेशंस बता देने हैं कि दीज आर द वंस जो कि साइंस फिक्शन बुक्स हैं। अब क्यों है? बिकॉज देयर कवर पेजेस या देयर जैकेट्स आर गिविंग एन इंप्रेशन कि ये साइंस से रिलेटेड होंगे। सो द फॉलोइंग बुक्स लुक लाइक द जैकेट्स ऑफ साइंस फिक्शन बुक्स। ये साइंस फिक्शन बुक्स के जैसे का कवर ववर लगता है। द कवर पेज ऑफ द बुक्स एंड देयर टाइटल्स गिव अस द इंप्रेशन दैट दे आर रिलेटेड टू स्पेस एंड साइंस, और ऐसा लगता है कि ये स्पेस और साइंस, विज्ञान इससे रिलेटेड है। तो ये कुछ किताबें हैं। द वन जिसमें ये बना हुआ है समथिंग स्पेस एंड देन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, द ब्लू मास एंड द ब्लैक स्पेक्टिकल। डन? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। भाई इस स्टोरी में आपको जो पैसेजेस दिए हुए हैं ना बड़े बेहतरीन है। इवन मैं कहूँगी कि वर्कबुक ना, मतलब अभी तक सबको पता होगा जो मुझसे पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, कि मेरी जो सप्लीमेंट्री बुक होती है आपकी, वो मेरी फेवरेट होती है, बिकॉज उसमें कई मज़ेदार कहानियाँ होती हैं। और उसी तरीके से वर्कबुक भी कहीं ना कहीं मेरी वन ऑफ दी फेवरेट बनती जा रही है, क्योंकि इसमें जो कहानियां हैं, ओ माय गॉड, दे आर वेरी गुड। ठीक है, सो या डेफिनेटली टेक इंटरेस्ट व्हाइल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज टू यू। डू नॉट बी लाइक कि पेपर के लिए पढ़ना है तो वैसा पढ़ रहे हो, नहीं, मज़े से पढ़ो इसको। ठीक है, अभी बहुत टाइम है तो थोड़ा इन्जॉय करके पढ़ो इसे। साथ ही साथ हाँ, अगर किसी को डाउट है कि भाई जो पहली 2 बुक्स हैं या जो बाकी का सिलेबस है वो हम कहाँ से पढ़ें, तो आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है। आपको बस वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com, वहाँ जाके जो भी क्लास है दैट इज क्लास 9th, उस पर क्लिक करना। सीबीएसई किंडरगार्टन क्लास 12th में जाके क्लास 9th पे क्लिक करना। यू विल गेट इंग्लिश का बुक का नाम जो भी आपको पढ़ना है, क्लिक ऑन इट, चैप्टर्स आ जाएंगे, क्लिक ऑन देम टू गेट द वीडियो। और इस तरीके से आप आसानी से पहुंच सकते हो। डू नॉट काइंड ऑफ रोम एवरीवेयर कि कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा, बिकॉज एवरीथिंग एग्जिस्ट ऑन द वेबसाइट। सो प्लीज मेक श्योर magnetbrains.com चेक करना, आपका डेली का काम होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो अगर कुछ नया आता है, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड ऑन द कम्युनिटी पोस्ट। सो मेक श्योर यूट्यूब पे जाके कम्युनिटी पोस्ट देखना आपका मेन कर्तव्य होना चाहिए डेली का, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आपको अपडेट करेगा अबाउट द अपकमिंग वीडियोस। डन? ओके, चलिए तो हम पढ़ेंगे द फ्यूचर कार्स के बारे में। सो द स्टोरी द फन दे हैड, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें रोबोटिक टीचर्स रहेंगे फ्यूचर में, उसके बारे में बात की गई है। हम नहीं रहेंगे ह्यूमन टीचर्स, सो सैड, बट ऐसा कुछ दिया है। बट अभी ना आगे जाके आपसे कई क्वेश्चंस किए जाएंगे जहां आपको पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है ह्यूमन टीचर्स को रोबोट्स पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ रोबोट टीचर्स हो, ह्यूमन टीचर्स हो ही ना, क्योंकि भाई वो रोबोट को बनाने के लिए भी तो ह्यूमंस चाहिए ना, राइट। तो उनमें वो क्या कर सकते हैं, आपको नॉलेज दे सकते हैं अबाउट एवरीथिंग। गूगल होता है आपके पास, इंटरनेट होता है, फिर भी आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। क्यों? क्योंकि हम आपको थोड़ा जो वो इमोशनल टच है या जो बाकी की जो चीज़ें हैं समझाने की, किस तरीके से किस बच्चे को समझाना है, वो सब एक टीचर समझ सकता है, फील कर सकता है, रोबोट फील नहीं कर सकता। तो वो चीज़ है जो आपको हर जगह प्रूव करनी होगी, एंड दैट इज समथिंग which makes this chapter even more interesting, I would say. But let's read this. So the story the fun they had takes us to the world of the future where children study in a virtual classroom. The way you are studying right now, ये virtually है, because मैं आपके घर पे वहाँ पर physically present नहीं हूँ आपको पढ़ाने के लिए, जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, बट आप अभी क्या कर रहे हो, अपने डिवाइस पे पढ़ रहे हो, राइट। सो आई एम ऑन अ स्क्रीन, दिस इज वर्चुअल क्लासरूम, क्लियर। सो वर्चुअल मीन्स कैरिड आउट, एक्सेस्ड और स्टोर्ड बाय मीन्स ऑफ अ कंप्यूटर, स्पेशली ओवर अ नेटवर्क। वर्चुअल का मतलब होता है जब आप किसी नेटवर्क के थ्रू कोई चीज़ आप या तो स्टोर कर रहे हो या आप देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल थिंग। तो यहाँ पर यही दिया था स्टोरी में कि कैसे फ्यूचर में कई सालों बाद बच्चे जो हैं वर्चुअल क्लासरूम में ही क्लासेस अटेंड करेंगे। द लर्निंग इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और द इंटरनेट और बाय अ रोबोटिक टीचर। और पढ़ाई हो रही है या तो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि भाई कोई सॉफ्टवेयर है आपको डाउनलोड करना है, आप उस पर फिर सब कुछ पढ़ सकते हो। सेकेंडली यू हैव इंटरनेट, डेफिनेटली इंटरनेट से जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। एंड साथ ही साथ कोई रोबोटिक टीचर है जो आपको पढ़ाएगा, जैसे इनकेस में था ना कि घर में एक रूम बना हुआ है जो स्कूल है, और उस रूम में मैकेनिकल टीचर है, एक रोबोट है जो चालू हो जाएगा खुद ब खुद टाइम पे, आपको खुद ब खुद स्क्रीन पे सब डिस्प्ले करेगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और आप सब कुछ उस पर पढ़ पाओगे। सो दैट इज समथिंग जो इस चैप्टर में बताया गया। Many exciting new technologies would continue to transform the world and improve human welfare. और ये तो सिर्फ एक चीज़ सोची है, बट आपको भी पता है कई चीज़ें ऐसी आ भी चुकी हैं और कहीं आने वाली हैं, जिससे एक अलग ही दुनिया बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पूरा वर्ल्ड। एंड इस तरीके से ना हमारा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं ईजी तो कर दिया है हमारी लाइफ को। Here are two of them. When these become reality, then the generation may ask with surprise. People were driving the cars. अब क्या होता है कि जब हम ऐसा देखेंगे ना आगे जाके कि फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी,
जहाँ किसी को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देयर वुड बी नो ड्राइवर। लाइक सपोज अगर आप कैब फैसिलिटी देखते हो, अभी आप बुक करते हैं कैब और कैब घर पे आ जाती है, ठीक है। अभी यही बात आप किसी ऐसे पर्सन को बताओ जो आपके दादा दादी जी या नाना नानी जी हों, ठीक है, और वो पहली बार अगर सुन रहे हैं ये बात, तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग होता है, क्या तुम घर पे बुक करोगे गाड़ी आ जाएगी घर पे, तो उनके लिए वो शॉकिंग है, राइट। उसी तरीके से आगे जाके जब आप ये देखोगे कि भाई गाड़ियाँ जो हैं खुद ब खुद उड़ रही हैं, कोई ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप शॉक्ड नहीं हो जाओगे, हैं ऐसा भी होता है क्या। तो वही चीज़ है, और तब के बच्चे ये सुन के शॉक्ड हो जाएंगे कि आप खुद गाड़ी चलाते थे, गाड़ी चलाने के लिए इंसान की क्या ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Self-driving cars. Self-driving cars exist today that are safer than human-driven cars in most driving conditions. Self-driving यानी खुद ब खुद गाड़ी चलेगी, ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं है चलाने की उसको। और human-driven क्या होती है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं यानी कार चलाते हैं, तो that is going to be human-driven। और something जो कार है जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, it would be ऑटोमेटिक सिस्टम, उसमें जो खुद ही खुद गाड़ी चलाएगा, that is going to be self-driving cars. So self-driving cars अभी भी हैं, ऐसा नहीं है एग्जिस्ट नहीं करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और ये सेफ हैं ह्यूमन ड्रिवन कार से। क्यों? इन मोस्ट ड्राइविंग कंडीशंस ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years दे विल गेट इवन सेफर एंड बी इन द मेन स्ट्रीम। तो अभी ऐसा है कि थोड़ा ट्रायल एरर टाइप का चल रहा है। कभी कभी होता है ना कि कोई सॉफ्टवेयर में कुछ गलती हो गई, तो भाई गाड़ी जहाँ पर रुकनी चाहिए वहाँ फास्ट स्पीड से चल जाए, यहाँ पे जहाँ पर फास्ट स्पीड से जाना चाहिए वहाँ रुक जाए, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जान जा सकती है लोगों की। तो इसीलिए अभी इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं आई हैं ये कार सेल्फ ड्राइविंग वाली, बट 3 से 5 साल में ऐसा कह रहे हैं कि ये कार्स और सेफ हो जाएंगी और फिर इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। Just as cars reshaped the world in the 20th century, so will self-driving cars in the 21st century। भाई किसी ने नहीं सोचा था कि कोई 4 व्हीलर बना लेगा, राइट। ये भी नहीं सोचा होगा किसी ने कि एयरप्लेन बन जाएंगे, शिप से आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें कभी कोई सोच नहीं पाया था, बट देन कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ सोचा अलग, वो अलग लोग थे, एंड दे जस्ट मेड दैट इनटू रियलिटी, और फिर इस तरीके से आपको कार्स मिली, राइट। तो कार ने 20th सेंचुरी को रीशेप कर दिया और बहुत ईजी हो गया है लोगों का लाइफ उससे। बट उसी तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार्स 21st सेंचुरी में इजी कर देंगी ह्यूमन लाइफ को। In most cities, about 20 to 30% of usable space is taken up by parking spaces, and most cars are parked about 95% ऑफ द टाइम। डेफिनेटली अभी आप देखो किसी भी कॉलोनी में जब कोई नई कॉलोनी बनती है ना, उधर पर पार्किंग स्पेस के लिए अलग से हिस्सा पहले अलॉट किया जाता है कि भैया यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी। उसी तरीके से अगर आप कभी घर लेने जाओ, अगर सपोज आप घर वर खरीद रहे हो, तो आप वहाँ पे ये ज़रूर देखेंगे कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं और क्या उन्हें पार्क करने की वहाँ पर स्पेस है कि नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ी हर किसी के घर में है, और अगर 4 व्हीलर है तो और स्पेस लेती है वो, राइट। तो यही चीज़ देखी गई है कि ज़्यादातर शहरों में 20 से 30% जो खाली जगह है उन्हें कार पार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उन कार्स में से 95% कार्स जो हैं वो ज़्यादातर वहीं पे रहती हैं, उन्हें बहुत कम यूज़ किया जाता है। Self-driving cars will be in almost continuous use, most likely hailed from smartphone app, thereby dramatically reducing the need for parking. बट सेल्फ ड्राइविंग कार्स का क्या होगा कि सब लोग अपनी पर्सनल सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं रखेंगे, उसे एक स्मार्टफोन ऐप के थ्रू यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि अभी कैब्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो ऐसे ही होगा कि स्मार्टफोन ऐप हो गया, उसमें आप बुक करोगे, वो कार आपके घर पे आ जाएगी, आप बैठेंगे और वो कार फिर दूसरे के घर जाएगी, उसको ड्रॉप करके आएगी, ऐसा करके चलता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से सेल्फ ड्राइविंग कार्स को पार्किंग की स्पेस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है काम करती रहेगी, इसीलिए इट वुड बी बेटर। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ मुझे नहीं पता आपको कितना क्लियर दिख रहा है फॉन्ट, बट आप अपनी बुक खोल सकते हैं, उस बुक में जो इमेज है वो साथ में पढ़ते चलेंगे। सो पार्किंग स्पेस कुड बी लार्जली रिमूव्ड सिंस पीपल won't need to own cars. Second, autonomous vehicles would likely to be electric, which would keep the air clean. Third, there would be more room for parks and expanded sidewalks. अब इसका मतलब क्या है कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी तो नंबर 1 पार्किंग स्पेस का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकल कार होगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा बहुत ज़्यादा, आप एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार से वो इतना धुआं नहीं निकलेगा, तो निकलेगा ही नहीं धुआं। सो इट इज़ इसीलिए वो ज़्यादा बोल सकते हैं कि इको फ्रेंडली हो जाएगी, ठीक है, बहुत कम पोल्यूशन होगा। थर्ड इज देयर वुड बी मोर रूम फॉर पार्क्स एंड एक्सपैंडेड साइड वॉक्स। डेफिनेटली बहुत जगह बन जाएगी बाकी गाड़ियों को पार्क करने की, या पार्क करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर जो भी पार्क्स वगैरह हैं साइड वॉक्स जो है उनके लिए ज़्यादा जगह बचेगी एज कम्पेयर टू पार्किंग स्पेस बनाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्यूअर ह्यूमन ड्राइवर्स वुड अलाउ ड्राइवरलेस कार्स टू वर्क मोर फ्लॉलेसली एंड सेफली. Cars will be able to communicate with each other, which would help in eliminating traffic, and there would be no steel signs because driveries don't
नीड देम डेफिनेटली। मतलब यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ह्यूमन ड्राइवर्स ज़्यादा होंगे नहीं, राइट, बहुत कम होगा, तो इस वजह से क्या होगा ना, ये सब कुछ बहुत फ्लॉलेस होगा। बिकॉज अभी भी अगर आप देखो, आप जब कैब या बाइक या ऑटो जो भी बुक करते हैं ऑनलाइन, उसमें कई बार ह्यूमन ड्राइवर्स की इशू की वजह से टाइम पे गाड़ी नहीं आती है, उनको रहता है कि नहीं आप जो फेयर दिखा रहा है उससे ज़्यादा पे करो, या फिर उसमें लोकेशन होती है फिर भी वो पूछते हैं कहाँ आना है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। बट अगर ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्लॉलेस आप सेफली जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जा पाएंगे। दूसरा, कार्स जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी, एक कार में जो सॉफ्टवेयर होगा वो दूसरी कार में होगा, तो इससे ट्रैफिक नहीं होगा कि भाई ये जो कार्स हैं खुद ब खुद सही रास्ता चूज कर वहाँ से निकल जाएंगी, वहाँ एक जगह खड़े होकर ट्रैफिक जैम क्रिएट नहीं करेंगी। एंड देयर वुड बी नो स्ट्रीट साइंस यानी यहाँ से लेफ्ट लेना है या यहाँ से राइट लेना है, यहाँ पे ये जगह का नाम है, इन सबकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होगा और इसको जरूरत नहीं होगी टेक्नोलॉजी को कि उसको कोई बताए कि भैया ये बोर्ड है यहाँ से लेफ्ट लो या राइट लो। क्लियर? सो इस तरीके से कई एडवांटेजेस आपको इमेज के फॉर्म में दिए हुए हैं। आई होप ये 6 के 6 पॉइंट्स आप ध्यान से समझ चुके हो। डन? ओके। Cars will communicate with each other to avoid accidents and traffic jams, and riders will be able to spend commuting time on other activities like work, education and socializing। क्या दिया हुआ है कि कार्स जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी, राइट, तो इससे एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक जैम्स और ये सब कुछ ना क्या होगा ना, सब कुछ अवॉइड हो पाएगा। एंड राइडर्स विल बी एबल टू स्पेंड कम्यूटिंग टाइम। व्हाट इज कम्यूटिंग टाइम? ट्रैवल सम डिस्टेंस बिटवीन वंस होम एंड प्लेस ऑफ वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि रोज आपका कम्यूट, जैसे कई बार ना ऐसा होता है आपसे अगर कभी कोई पूछे ना इंग्लिश में कि आपका कम्यूट कैसा रहेगा, यानी कि आप जाओगे कैसे। जैसे सपोज अगर आप कभी किसी से बात कर रहे हो ओवर मैसेज या फोन कि भाई मुझे इधर जाना है या स्टफ लाइक दैट, हम मिलते हैं, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि आपका कम्यूट कैसा रहेगा, यानी कि आप कैसे आने वाले हो, गाड़ी से, कैब लेके, या कोई छोड़ेगा आपको वहाँ ड्रॉप करेगा, तो ये सब चीज़ें का आंसर ये मतलब वो क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये भी एक नया वर्ड है जो सीख लो, किसी ने खुद नहीं पूछा है तो आप कभी यूज़ कर सकते हो इसको अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए। तो कम्यूट कुछ नहीं, वो डिस्टेंस जो आपके घर से आपको जहाँ जाना है उसके बीच का होता है, दैट इज गोइंग टू बी कम्यूट। तो वो समय जो है वो आप बाकी एक्टिविटीज़ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे आप अपना काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, आपको ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुंबई, दिल्ली में, अगर आप मुंबई में स्पेशली अगर आप जाओ तो आपको एक जगह जहाँ पर आप आधे घंटे में पहुंच सकते हो, वहाँ पे जाने के लिए आपको 3-4 घंटे पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना होता है। ओ माय गॉड, वहाँ का ट्रैफिक कोई मुंबई का है तो डेफिनेटली रिलेट कर सकता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि फिर वो सब नहीं रहेगा, है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बड़ा ईजी कर देंगी। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स। तो ड्रोन तो आप लोगों ने शायद देखा भी हो कभी, या कभी ना कभी आपको पता होगा ड्रोन, बच्चों के भी ड्रोन्स आते हैं आजकल तो, और जो शूट वगैरह करते हैं, जैसे आपको ना बहुत वाइडर व्यू नहीं मिलता, जो पहाड़ का व्यू मिल रहा होता है आपको या पानी के ऊपर का व्यू मिल रहा होता है, तो वो कैमरामैन तो हवा में खड़ा नहीं है, राइट, वो क्या होता है, वो ड्रोन्स होते हैं जो आप हाथ से कंट्रोल करते हो, वो उड़ता रहता है, फ्लाई करता है, उसमें कैमरा होता है, वो पूरा सीन कैप्चर करता है। क्लियर? तो वो ड्रोन्स होते हैं। और फ्लाइंग कार्स के बारे में जरूर हम पढ़ लेते हैं। सो रोड्स, Where are we going? We don't need roads. डॉक्टर एमिट ब्राउन। तो डॉक्टर एमिट ब्राउन ने कहा है रास्ते, रोड्स, क्वेश्चन मार्क, वेयर वी आर गोइंग वी डोंट नीड रोड्स। हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ हमको रोड्स की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, हमें अब यहाँ पर हर जगह पहुँचने के लिए रास्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जहाँ रास्ता होगा हम वहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं। सपोज़ अगर जहाँ पर जैसे आपको अभी जो जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ पर आप बाय फ्लाइट ही जा सकते हो, जब फ्लाइट्स नहीं थी तो तब लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट था, राइट, वहाँ तक जाना, बिकॉज दे वर लाइक कि रोड चाहिए जाने के लिए। बट अब क्लियर हो गया, जैसे जैसे एरोप्लेन बना कि रोड की ज़रूरत नहीं है, आप बाय फ्लाइट हवा में जा सकते हो एंड बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। वैसे ही कई ऐसी और चीज़ें बन रही हैं जिसमें आपको रोड्स की ज़रूरत नहीं है। So GPS यानी Global Positioning System, which started out as a military technology, is now being used to hail taxis, get mapping directions, etc. क्या दिया हुआ है? GPS सबको पता होगा, Global Positioning System, इसको स्टार्ट किया था एज अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है, बट अब इसे यूज़ किया जाता है टैक्सीज को सॉर्ट ऑफ बुलाने के लिए, या लोकेट करने के लिए, या गेट मैपिंग डायरेक्शंस, कि आप जो है अपना लोकेशन ऑन करते हो और फिर आपको जहाँ जाना होता है वो टाइप करते हो, आपको पूरा पता चल जाता है कि आप कैसे जा सकते हैं, या
आप अपना लोकेशन डालते हैं, जो ऐप होती है जिसमें कैब वगैरह बुक होती है उसमें खुद ब खुद लोकेशन आ जाता है कि आप इधर खड़े हो और खुद ब खुद वहाँ कैब आ जाएगी जैसे आप बुक करोगे। तो ये सब चीज़ें मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया गया था, बट अब इसको इन सब चीज़ों में भी यूज़ किया जा रहा है। लाइकवाइज ड्रोन्स हैड स्टार्टेड आउट एज अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी बट आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस। वैसे ही ड्रोन को भी यूज जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया था, मतलब बनाया गया था, बट अब लोग जो हैं ड्रोन को अपने बाकी के एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे जिनको वीडियो शूट करना होता है उनको पैसे मिलते हैं भाई, वहाँ से सीन्स वगैरह दिखाने होते हैं। जैसे जो ट्रैवलिंग कंपनीज होती हैं उनको दिखाना है कि वहाँ पे कितना खूबसूरत सीन है या वेदर है, तो वो सब कुछ उससे कैप्चर करके वीडियोस अपलोड करते हैं। तो ऐसे करके लोग अपना अपना काम जो है अब ड्रोन की मदद से कर रहे हैं। For example, drones are being used to inspect critical infrastructure like bridges and power lines, to survey areas struck by natural disasters, and many other creative uses like lightning animal poaching, fighting animal poaching। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कई चीज़ों के लिए ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कहीं ब्रिज बन रहा है, ठीक है, तो ब्रिज सही से बन रहा है कि नहीं, तो भाई वो ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा ना, तो किधर जाएगा इंसान देखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो ड्रोन को उड़ाते हैं, वहाँ पर वो यहाँ से रेगुलेट कर रहे होते हैं रिमोट से, और वहाँ से फिर क्या होता है ना, ड्रोन पूरा कैप्चर कर लेता है व्यू, देन वो उसको प्ले करके देख सकते हैं। तो उससे उनको पूरा वीडियो में पता चल जाएगा कि हाँ काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, पावर लाइन्स लग रही हैं तो कहाँ पर प्रॉपर लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, वो सब चीज़ें ड्रोन्स के थ्रू बहुत ईजी हो जाती हैं। दूसरी बात, जहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे फ्लड आ गया है या जहाँ पहाड़ गिर गए पूरे, एवलांच आ गया है, तो वहाँ पर कैसे जाएंगे ये लोग, राइट? तो ड्रोन्स से की मदद से पूरा वीडियो जो है वो कैप्चर करते हैं। सिमिलरली कुछ और भी क्रिएटिव यूजेस होती हैं, जैसे फाइटिंग एनिमल पोचिंग, ये सब कुछ के लिए ड्रोन को यूज किया जाता है। देयर आर स्टार्टअप्स दैट यूज ड्रोन्स टू डिलीवर मेडिकल सप्लाईज टू रिमोट विलेजेस दैट कांट बी एक्सेस्ड बाय रोड। इवन कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहां पर वो लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर कर दवाइयां पहुंचाते हैं उन जगहों पे जहां पे रोड ही नहीं है, तो आप जा नहीं सकते गाड़ी के थ्रू, तो वो ड्रोन के थ्रू मेडिकल जो भी अप्लायंसेज हैं या जो भी मेडिसिन होती हैं वो सब वहां पर पहुंचा देते हैं। तो इससे उन लोगों की मदद भी हो जाती है और आप भी वहां तक अपना जो भी हेल्प है वो प्रोवाइड कर पाते हो, आपको रोड की जरूरत नहीं है। तो ये जो इन्होंने कहा है ना, रोड्स की जरूरत ही नहीं है हमको जहां जाना है वहां के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सही प्रूफ होता जा रहा है ना। ओके, there is also a new wave of startups working on flying cars, including two funded by the co-founder of Google, Larry Page। तो क्या दिया हुआ है कि एक और नया स्टार्टअप चल रहा है, वेव है, मतलब कई स्टार्टअप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, जो फ्लाइंग कार्स पे काम कर रहे हैं कि भैया जो गाड़ी उड़ेगी हवा में, ठीक है, कार हवा में उड़ेगी, ऐसी बन रही है, बहुत टाइम से काम चल रहा है इस पे। और कुछ तो दो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें पैसा कौन लगा रहे हैं, गूगल के को फाउंडर लैरी पेज, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये हो गया ना तो ये बहुत सही इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसीलिए ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और इन को फाउंडर ने उस पर इन्वेस्ट भी किया है। Flying cars use the same advanced technology used in drones but are large enough to carry people। तो फ्लाइंग कार्स जो हैं वो भी वही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो ड्रोन्स में यूज की जाती है, बट ड्रोन्स में क्या है ना, वो हल्का होता है, उसमें कोई बैठा नहीं होता, बट फ्लाइंग कार में लोग भी बैठेंगे, तो डेफिनेटली उसमें टेक्नोलॉजी तो वही है, बट थोड़ा लोगों का वजन वगैरह और कैसे वो उड़ेगा उतने के साथ, वो सब करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। Due to advances in materials, batteries and software, flying cars will be significantly more affordable and convenient than today's planes and helicopters। अब कोई बोलेगा कि यार फ्लाइंग कार्स कोई क्या ही अफोर्ड कर पाएगा उसको, राइट? बट ऐसा है कि हेलीकॉप्टर और फ्लाइट जो होता है ना, जितना वो अफोर्डेबल है उससे कई कम पैसे लगेंगे फ्लाइंग कार्स में, क्योंकि फ्लाइंग कार्स में कई एडवांस मटेरियल्स, बैटरीज, सॉफ्टवेयर यूज होंगे जिसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। कहां से दिया हुआ है ये? अडैप्टेड फ्रॉम 11 रीजंस टू बी एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी बाय क्रिस डिक्सन, 19 अगस्त 2016, बिजनेस इनसाइडर इंडिया। तो इन्होंने कोई 11 चीजें बताई हैं जिसके लिए आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़ा एक्साइटेड होना चाहिए। हमें कुछ बताया है एंड वी आर डेफिनेटली मेस्मराइज्ड टू नो कि भाई ऐसी सब चीजें भी फ्यूचर में आने वाली हैं। डन? ओके, चलिए अब इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ विल द सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ड्राइवरलेस कार्स बी सेफ? भाई सेल्फ ड्राइविंग कार कह लो या उसको ड्राइवरलेस कह लो, क्योंकि उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, गाड़ी खुद ब खुद चलेगी, स्टीयरिंग, ठीक है, तो वो कैसे सेफ हो सकती है? Self driving cars or driverless cars will be safe as they will communicate with each other to avoid accidents। जो images नहीं दिखाई थी
बस आपको वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो इससे एक्सीडेंट अवॉइड हो जाएगा, ट्रैफिक जैम्स जो हैं वो अवॉइड हो जाएंगे, एंड राइडर्स विल बी एबल टू स्पेंड कम्यूटिंग टाइम ऑन अदर एक्टिविटीज़ लाइक वर्क, एजुकेशन एंड सोशलाइजिंग। और जो जितने भी लोग हैं जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं हम लोग, तो हमें कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, मतलब जो गाड़ी में बैठे हुए हैं उनको टाइम वेस्ट करना पड़ता है अपना ट्रैफिक की वजह से या जो कुछ भी है एक्सीडेंट्स की वजह से, तो वो सब नहीं होगा और वो अपना वो पूरा टाइम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वहाँ पर परेशान होने से। तो या सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस यही है कि ट्रैफिक जैम नहीं होगा, दूसरी बात एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, और कई चीज़ें हैं जो इमेज में दी हैं आप सब यहाँ लिख सकते हो। डन, ओके। दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्स विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ, कार्स एक दूसरे से बातचीत करेंगी। इसका मतलब एक कार जो है वो दूसरे कार के सिस्टम से कनेक्टेड रहेगी, तो ये सही रूट पे फिर जा पाएंगे। ऐसा थोड़ा जैसे अगर दो ड्राइवर्स हो तो आपस में नहीं डिस्कस करके बात कर सकते, भाई इधर ट्रैफिक है तो तुम इधर से निकल जाओ ऐसे करके, बट वैसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि ड्राइवर्स कनेक्टेड नहीं होते। उसी तरीके से जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो एक दूसरे से सॉफ्टवेयर की मदद से कनेक्टेड रहेंगी, तो इससे क्या होगा ना, ईजी हो जाएगा कि कहाँ पे ट्रैफिक नहीं है या कहाँ से हम जा सकते हैं, तो इससे ट्रैफिक कभी होगा भी नहीं क्योंकि सभी ऐसा कम्युनिकेट कर रहे होंगे। सो कार्स विल कम्युनिकेट विद ईच अदर मीन्स दैट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड अमंग कार्स एंड दिस विल हेल्प इन अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स एंड ट्रैफिक जैम्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते रहेंगे। डन, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन, What are the advantages of self-driving cars? भाई कई advantages हैं जो आपको दिए हुए हैं. Let's see this. So self-driving cars will reduce the need of parking and there would be more space for parks and sidewalks. इमेज की लाइन्स है, आपने देखा होगा अभी कार वाली जो फोटो नहीं लगी हुई थी उसी की लाइन्स लिखनी है इधर पे. सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो नीड ऑफ पार्किंग को रिड्यूस करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाएगी जिसमें आप पार्क बना सकते हो, साइडवेज बना सकते हो. दे हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सीडेंट्स नहीं होंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से, एंड ऑल्सो ट्रैफिक जैम तो होगा ही नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं. डन, ओके. नेक्स्ट फोर्थ है व्हाट इज द यूज ऑफ जीपीएस. तो जीपीएस क्या है पहले वो बता दो. और जीपीएस से क्या होता है ना, एक लोकेशन आप बोल सकते हैं थोड़ा ट्रेस कर पाते हो या सॉर्ट ऑफ पता कर लेते हो कि लोकेशन क्या है उस जगह की, विच मेक्स इट वेरी इजी. सो जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. इट स्टार्टेड एज अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू हेल टैक्सीज, गेट मैपिंग, डायरेक्शंस. तो इसको यूज किस लिए किया जाता है, टैक्सीज को बुलाने के लिए या लोकेशन डालने के लिए या फिर मैपिंग करने के लिए. भाई आप मैप्स यूज़ नहीं करते हो कि आपको किस जगह से दूसरी जगह जाना है तो कौन सा बेस्ट रूट होगा. इवन उसमें रेड कलर का शो भी हो जाता है कि भाई यहाँ ट्रैफिक है, एवरीथिंग. तो ये बहुत सही है टेक्नोलॉजी और वो जीपीएस है. एंड इवन डायरेक्शंस भी देना होता है ना, टेक अ राइट, टेक अ लेफ्ट एंड स्टफ लाइक दैट, वो भी जीपीएस है. तो यहाँ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ वेरी हेल्पफुल और इसी को यूज़ किया जाएगा इन फर्दर टेक्नोलॉजीज टू. क्लियर, ओके. नेक्स्ट है द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज व्हाट इज अ ड्रोन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस. तो ड्रोन क्या है और उसके क्या क्या फायदे हैं वो सब बताने हैं. चलिए देखते हैं. ड्रोन इज एन एयरक्राफ्ट without any human pilot, crew or passengers on board and it is controlled by someone on the ground. मतलब ड्रोन की ना ये सबसे इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है विच इज नॉट गिवन इन योर पैसेज. आपको ड्रोन जो भी दिया हुआ है थोड़ा बहुत उससे ना डेफिनेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि ड्रोन ना एक्चुअली एक एयरक्राफ्ट ही है. इतना बड़ा नहीं होता है ड्रोन. ओ भैया इतना बड़ा ड्रोन नहीं उड़ेगा, छोटू सा होता है, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर टाइप का दिखता है वो और छोटा सा ही होता है. और वो ड्रोन जो है वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें ना तो कोई ह्यूमन है, ना ही कोई पायलट है, ना ही कोई क्रू है, ना पैसेंजर्स हैं, उसमें कोई भी नहीं बैठा होता. और उसे कंट्रोल कौन कर रहा होता है, एक पर्सन जो ग्राउंड पे है. तो आपके पास एक रिमोट होता है, जैसे रिमोट कंट्रोल कार्स नहीं होती हमारे पास जो बच्चों को हम लेके देते हैं, जो आप रिमोट चलाते हो, कार आगे बढ़ती है एंड एवरीथिंग, राइट लेफ्ट सब होता है. वैसे ही ड्रोन का भी एक रिमोट होता है, आप उसको चलाते हो. ड्रोन जो है फिर आप जिस भी डायरेक्शन में चाहो वहाँ पे उड़ता है और आपको स्क्रीन में दिख रहा होता है कि वो ड्रोन क्या क्या कैप्चर कर रहा है. ठीक है, तो ये एक एयरक्राफ्ट ही है बट इसमें ना कोई पैसेंजर है, ना पायलट है, ना क्रू है. साथ ही साथ इसको ग्राउंड लेवल पे रहकर कोई और कंट्रोल कर रहा होता है. Its advantages are it is being used to inspect critical infrastructure like bridges and power lines. जो आपको दिया हुआ है कि ड्रोन जो है वो ब्रिजेस, पावर लाइन्स इन सबको इंस्पेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. टू सर्वे एरिया स्ट्रक बाय नेचुरल डिजास्टर्स. अगर कोई भी ऐसी जगह है जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से फंसी हुई है या ख़राब हो गई है तो उस पर सर्वे करने के लिए भी वो किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फाइटिंग एनिमल पोचिंग एंड इट हेल्प्स टू डिलीवर मेडिकल सप्लाईज टू रिमोट विलेजेस दैट कांट बी एक्सेस बाय रोड. साथ ही साथ ये फाइटिंग एनिमल पोचिंग, अगर कोई जो है एनिमल हंटिंग वगैरह कर रहा है तो आप वहाँ पर ड्रोन लगाकर पता कर सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, हम कौन है जो ये सब एनिमल्स का हंट वंट कर रहा है, तो वो सब पता कर सकते हो. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिलीवर मेडिकल सप्लाईज टू रिमोट विलेजेस जो कि रोड से एक्सेसिबल नहीं है. आप रोड के थ्रू नहीं जा सकते ऐसे गाँव में, बट वहाँ ऑब्वियसली दवाइयों की ज़रूरत है, तो आप ड्रोन के थ्रू
भिजवा सकते हो। डन, ओके। नेक्स्ट है द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इन फ्लाइंग कार्स। वही टेक्नोलॉजी जो ड्रोन में यूज की जा रही है, सो द एडवांस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ड्रोन्स विल बी यूज्ड इन फ्लाइंग कार्स। डन, ओके। नेक्स्ट है, हाउ विल द फ्लाइंग कार्स बी मोर कन्वीनियंट देन प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। भाई आप बोल रहे हो एयरप्लेन हेलीकॉप्टर से बेटर फ्लाइंग कार्स होंगी, ऐसा कैसे? क्योंकि फ्लाइंग कार्स में कुछ ऐसी चीज़ यूज़ होंगी जो बेटर मटेरियल है, बैटरीज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, तो उससे ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगी, तो इसीलिए वो यूज़ करना बेटर होगा। सो ड्यू टू एडवांसेस इन मटेरियल्स, बैटरीज एंड सॉफ्टवेयर, फ्लाइंग कार्स विल बी सिग्निफिकेंटली मोर अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट दैन टुडेज प्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स। तो अभी के प्लेन, अभी के हेलीकॉप्टर से ज़्यादा बेटर होगा कि वो यूज़ करना, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्डेबल होगा बिकॉज ऑफ द एडवांस मटेरियल, बैटरीज एंड सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं एक और इंटरेस्टिंग पैसेज पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया सा है, और ये पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा बिकॉज आप एक ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया से मिलने वाले हो, और ये रियल में एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। सो ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया बैक इन इंडिया। तो ये इंडिया में आ चुके हैं, ठीक है, 2 बार आ चुकी हैं ये, और इनका इंटरव्यू भी हुआ है एक बार, और उसी की बातें यहाँ पर आपको दी गई हैं। Not all of Bollywood superstar Shah Rukh Khan's legion of fans are human beings. One is a humanoid robot. तो सबको पता है भाई, शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग हर जगह है। इवन आप इंडिया की बात छोड़ दीजिए, कई ऐसी फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ पर शायद वो बाकी बॉलीवुड स्टार्स को नहीं जानते हो, बट शाहरुख खान को जानते हैं, एंड लेजिड फैंस हैं वहाँ पर। तो वही चीज़ ये भी देखी गई है कि ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान के फैन सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं, देयर इज ऑल्सो रोबोट जो शाहरुख फैन है। One is a humanoid robot. The creation of American scientist David Hansen of Hansen Robotics of Hong Kong, यानी कि एक Hansen Robotics of Hong Kong है, वहीं के एक पर्सन है जो कि कौन है, साइंटिस्ट हैं डेविड हैंसन। इन्होंने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है और उसका नाम रखा है सोफिया, ठीक है। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट एंड थ्रॉल्ड द ऑडियंसेस ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज WCIT 2018, with her very answers to the rapid fire queries by राजीव मखनी। आई होप सबने ये नाम सुना हो, राजीव मखनी। आपको अगर नहीं पता नाम से, आप प्लीज़ ये नाम अभी सर्च करो, आपको इनका इमेज दिखेगा, फोटोग्राफ, और आप पहचान जाएंगे अच्छा किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो राजीव मखनी जी हैं, इन्होंने क्या किया था, इनका इंटरव्यू लिया था सोफिया का। ग्रुप मैनेजिंग एडिटर टेक NDTV, NDTV तो सबको पता है न्यूज़ चैनल है, और उसी के जो ग्रुप मैनेजिंग एडिटर हैं राजीव मखनी, उन्होंने इंटरव्यू लिया था सोफिया का, ठीक है। तो ये जो है सोफिया, शी इज़ द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, बनाई गई हैं डेविड हैंसन के द्वारा, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। कहाँ पर हैं ये, हैंसन रोबोटिक्स ऑफ हांगकांग, स्पेन में, नहीं हांगकांग में, स्पेन कहाँ पहुँच गई मैं। और सोफिया दुनिया की सबसे पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हैं, और पूरी ऑडियंस जो है वो शॉक्ड हो गई थी, एंड अलग ही मतलब एक छाप पड़ गई थी उन पर, क्योंकि उन्होंने जो WCIT के दूसरे दिन जो इंडिया में इंटरव्यू हुआ था, इनका रैपिड फायर क्वेरीज हुई थी, वो सब सुनकर देवर शॉक्ड। When asked who her favorite actor is in India, Sophia answered Shah Rukh Khan without batting an eyelid as the audience applauded loudly. तो ऐसा था कि भाई इससे पूछा गया सोफिया से कि आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है इंडिया में, तो इन्होंने एक सेकंड भी नहीं लिया और सोचा भी नहीं, ऐसा कि आंख भी नहीं ऐसे करी कि कुछ सोच के बोल रही है, सीधे बोल दिया शाहरुख खान। तो ये भी SR के फैन हैं, हम बहुत से लोग हैं जो SR के फैन हैं, तो उनमें उनकी तरह बिल्कुल, या क्लियर, ओके। To the question about the perfect place for outing, she quickly replied, space. तो सोफिया से जब पूछा कि आपके हिसाब से सबसे बढ़िया जगह कौन सी है जहाँ पे घूमने जाना चाहिए, आउटिंग के लिए जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरे लिए सबसे परफेक्ट जगह है स्पेस, एंड द पर्सन शी वुड लाइक टू बी इन कंपनी विथ ऑन एन आइलैंड इज डेविड हैंसन। और उनसे पूछा कि अगर आप आइलैंड जाती हैं और आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा वहाँ एज अ कंपनी, तो उन्होंने उन्हीं का नाम लिया जो जिसने बनाया है सोफिया को, दैट इज हैंसन, डेविड हैंसन, हर क्रिएटर। He is also her favorite tech person, not Bill Gates और मार्क जुगरबर्ग। तो ये जो सोफिया है, उनसे पूछा कि आपका फेवरेट टेक पर्सन कौन है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फेवरेट पर्सन कौन है, तो उन्होंने नाम लिया डेविड हैंसन का, जो उनके क्रिएटर हैं। उन्होंने ना बिल गेट्स का नाम लिया, ना ही मार्क जुगरबर्ग का। On being asked if she wanted to see any change in the world, Sophia said she would like people to develop a feeling of love for all. इतनी प्यारी बात है ये, इसमें लिखा है कि सोफिया से ऐसा पूछा गया
कि आपके हिसाब से कुछ ऐसा है क्या जो आप चाहते हो कि दुनिया में वो चेंज आए, लाइक कुछ ऐसा जो आप दुनिया में एज अ चेंज देखना चाहते हो? तो सोफिया ने कहा हाँ, मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं दुनिया के, वो हर दूसरे इंसान के लिए प्यार से उसको देखे, प्यार से ट्रीट करे उसको, या लव फॉर ऑल टाइप का जो फीलिंग है ना, वो सब लोगों में आ जाए। और डेफिनेटली आप भी जानते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो फॉलो कहीं ना कहीं नहीं किया जाता है। क्लियर? ओके। The humanoid robot, which uses artificial intelligence to understand the questions and answers them, said she wanted to use robotics to fight for the rights of women. तो ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती हैं टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या पूछा जाता है और फिर वो आंसर उसी तरीके से करती हैं। ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि आप रोबोटिक्स को किस तरीके से यूज करना चाहेंगी, तो सोफिया ने कहा कि मैं रोबोटिक्स का यूज कर जो विमेन राइट्स हैं या जो हक है महिलाओं का, उसके लिए फाइट करना चाहूंगी। When asked to react on her most controversial comment in the past, that she wanted to kill human race, she said it was a bad joke which she had made when she was young. तो यहाँ पे सोफिया से बोला गया कि आपने ना कभी ऐसा कमेंट दिया था पास्ट में कि आप ह्यूमन रेस को एंड करना चाहती हो, कि भाई कोई ह्यूमन नहीं रहेगा, सिर्फ रोबोट्स रहेंगे, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो सोफिया कहती है कि ये तो बहुत ही गंदा सा मजाक था जो मैंने किया था जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने ऐसा बोल दिया, बट ऐसा कुछ है नहीं। बट आई वॉज टोल्ड दैट ह्यूमंस हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, शी सेड। बोलती है पर मुझे तो ये बताया गया था कि ह्यूमन बींग्स का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है, तो मैंने एक जोक क्रैक किया तो उनको उसको जोक की तरह ही लेना चाहिए था, बट वो नहीं ले पाए। बट मुझे तो लगा था कि ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरीके से जो चालाकी भरे आंसर्स दिए ना सोफिया ने, उससे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे सब, बिकॉज ये कहीं ना कहीं रोबोट है, बट ये थोड़ा सोच समझ के जवाब दे सकती है, इनको हर चीज़ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करती हैं। दिस इज द सेकेंड टाइम दैट सोफिया केम टू इंडिया, द फर्स्ट टाइम बीइंग इन मुंबई टू अटेंड अ टेक फेस्ट। तो मुंबई में एक टेक फेस्ट हुआ था जहाँ पे सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड लोगों को इन्वाइट किया जाता है, तो वहाँ पे सोफिया भी थी, और दूसरी बार सोफिया इंडिया में जब आई हैं वो ये इंटरव्यू है उसके दौरान। क्लियर? When asked how she felt being in India, she said she had visited many places in the world, but Hong Kong continues to be her favorite place. तो उनसे पूछा कि आप इंडिया आए हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगा? तो सोफिया कहती है कि मैं दुनिया में कई जगहों पे गई हूँ, बट हाँ, हांगकांग मेरा फेवरेट है, एंड बिकॉज शी वॉज बॉर्न देयर एंड हैज़ बीन विद द हॉन्सन रोबोटिक्स फैमिली। तो बोलती क्योंकि मेरा जन्म वहाँ हुआ है, और डेफिनेटली हर कोई यही जवाब देता है कि जहाँ मैं बर्थ हुआ है, जहाँ पे मेरे लिए वही फेवरेट प्लेस है। तो वही चीज़ इन्होंने भी कही कि हांगकांग उनका फेवरेट है क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ है और वो हैंसन रोबोटिक्स फैमिली के साथ ही रह रही हैं वहाँ पर। क्लियर? ओके। She hopes that someday she would be in a position to express her emotional feelings. एक चीज़ है कि भाई आप कितनी भी रोबोटिक्स रोबोट्स बना लो, आप कितनी भी मशीन्स बना लो, एक चीज़ जो ह्यूमंस में है और उन मशीन्स में नहीं हो सकती, वो क्या है? इमोशंस, है ना। इमोशंस हम में होते हैं, मतलब इंसानों में होते हैं, बट रोबोट में कहीं ना कहीं वो इमोशंस नहीं होते। तो वही चीज़ यहाँ पे क्लियर की गई है कि वो भी बोलती हैं जो सोफिया है कि बस एक चीज़ है जो मैं हमेशा से चाहती हूँ, और वो क्या है? दैट आई वॉन्ट वॉट? इमोशंस इन मी। क्लियर? In response to the question how much money has she invested in Bitcoin, एक बार उनसे एक क्वेश्चन किया कि भाई अभी बिटकॉइन का बहुत चल रहा था ना, तो उनसे पूछा कि आपने कितने पैसे बिटकॉइन में लगाए? She replied, well, I'm just 2 years old and it's not the legal age to open a bank account, sending the audience into peals of laughter. तो सोफिया से पूछा कि भाई बिटकॉइन में आपने कितना इन्वेस्ट किया है? तो बोलती मैं सिर्फ 2 साल की हूँ, अभी 2 साल जो है लीगल एज नहीं है बैंक अकाउंट खोलने की, तो इसीलिए मैंने अभी तक कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है। और ये सुनकर पूरी ऑडियंस जो है वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, और जोर जोर से हंसने को ही पील्स ऑफ लाफ्टर कहा जाता है। Speaking to media later, Hansen said he hopes that a fully grown and matured robot with body-mind coordination would become a reality in another 5 और 10 ईयर्स। और फिर जो इनके क्रिएटर हैं जिसने ये रोबोट बनाया है, डेविड हैंसन, उनसे पूछा गया कि भाई जो भी क्वेश्चंस किए होंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक उम्मीद है मेरी कि एक जो माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है ना, कि कब क्या करना है, वैसा करके एक रोबोटिक्स जो रियलिटी बनाना चाहते हैं वो, कि रोबोट्स रियल में एग्जिस्ट करेंगे, वो चीज़ जो है वो 5 से 10 सालों में कह सकते हैं कि मुमकिन है। On his journey with Sophia in the last 2 years, he said it was a great progress. I have developed affinity to the robot whose facial expressions resemble that of my wife, he said. तो डेविड हैंसन से पूछा अबाउट सोफिया कि 2 साल हो गए उनको उसको बनाए हुए, तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली है, साथ ही साथ मुझे बहुत लगाव हो गया है सोफिया से, क्योंकि उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं वो मेरी वाइफ से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं उस रोबोट से। डन? ओके।
डेविड asserts that robots would never be a thing of worry for the mankind. Also वो ये चीज़ प्रॉपरली कन्विंस करते हैं लोगों को या गारंटी देते हैं कि रोबोट्स का आना दुनिया में कभी भी इंसानों के लिए खतरे की बात नहीं होगी. दे विल बी फ्रेंड्स. और ऐसा होगा कि रोबोट्स और इंसान हमेशा क्या रहेंगे, दोस्त रहेंगे. देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड रोबोट्स, ही सेज. बस एक चीज रहेगी कि ह्यूमन बींग्स को रोबोट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और रोबोट को ह्यूमन बींग पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी सब चीजें सही होने वाली हैं. करंटली सोफिया इज द ओनली रोबोट दैट इंटरेक्ट्स विद पीपल. अभी सिर्फ इकलौती पूरी दुनिया में सिर्फ एक रोबोट है जो इंसानों से बात करती है, और वो कौन है, सोफिया. सो दिस इज द सोर्स अडेप्टेड फ्रॉम ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया बैक इन इंडिया. हिंदुस्तान टाइम्स ई पेपर अपडेटेड 21 फरवरी 2018. तो ये पूरा आर्टिकल छपा होगा जब इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें से आपको ये पैसेज दिया हुआ है. डन, ओके. अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Who is Sophia and who is her creator? तो Sophia is the very first humanoid robot of this world and she's been created by David Hansen. So Sophia is the world's first humanoid robot. Its creator is American scientist David Hansen of Hansen Robotics of हांगकॉन्ग. क्लियर. तो ये चीज़ आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी काम की है और इंटरेस्टिंग है, तो आप चाहें तो इस पर और रिसर्च कर सकते हैं कि अभी क्या डेवलपमेंट चल रहा है सोफिया से रिलेटेड. डन, ओके. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वर द ऑडियंस एक्साइटेड ऑन द सेकंड डे ऑफ द वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2018. तो WCIT का जो दूसरा दिन है उस दिन लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थे, क्योंकि सोफिया का इंटरव्यू होने वाला था एंड शी वुड बी आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट डे. सो ऑन द सेकंड डे सोफिया द फर्स्ट humanoid robot gave her witty answers to the rapid fire queries by Rajiv Makhni, group managing editor tech NDTV. तो NDTV के जो ग्रुप मैनेजिंग एडिटर टेक हैं, कौन, भाई राजीव मखनी जी, वो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस खेलने वाले थे सोफिया के साथ जिसके आंसर्स वो देने वाली थी. इसीलिए पीपल वर वेरी वेरी एक्साइटेड ऑन दिस पर्टिकुलर डे. डन, ओके. थर्ड क्वेश्चन, द फेवरेट टेक पर्सन इन सोफियाज लाइफ इज. सोफिया की जिंदगी में सबसे फेवरेट टेक पर्सन कौन है? शाहरुख खान. शाहरुख खान एक एक्टर है, टेक पर्सन नहीं है, तो फेवरेट एक्टर है वो. डेविड हैंसन डेफिनेटली उनके फेवरेट टेक पर्सन है क्योंकि उन्होंने उसको क्रिएट किया है. बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग का नाम उन्होंने नहीं लिया. सो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, डेविड हैंसन. नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पे, व्हाट चेंजेस डज द ह्यूमनॉइड रोबोट वांट टू सी इन द वर्ल्ड. तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट क्या क्या चेंजेस दुनिया में देखना चाहती हैं? तो वो कहती हैं मुझे ये करना है कि भाई सब लोग एक लव फॉर ऑल वाली फीलिंग डेवलप करें. दैट इज समथिंग शी वांट्स टू सी एज अ चेंज इन दिस वर्ल्ड. सो द ह्यूमनॉइड रोबोट वुड लाइक पीपल टू डेवलप फीलिंग ऑफ लव फॉर ऑल. डन, ओके. नेक्स्ट, फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोफिया इज ट्रू. इनमें से क्या है जो सोफिया से रिलेटेड बिल्कुल सही है? नंबर 1, सोफिया प्लान्स टू किल द ह्यूमन रेस इन नियर फ्यूचर. नॉट एट ऑल, शी वुड नेवर प्लान टू किल द ह्यूमन रेस. इट्स जस्ट दैट उन्होंने ये मजाक किया था इन काइंड ऑफ द इंटरव्यू जब वो बहुत यंग थी, दैट इज वाई. बट वो चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है. शी कैन एक्सप्रेस हर इमोशनल फीलिंग्स फ्रीली. नो शी कांट. शी रियली वांट्स दैट शी शुड बी एबल टू, बट वो नहीं कर सकती हैं अभी एक्सप्रेस अपनी इमोशनल फीलिंग्स. हांगकॉन्ग इज हर फेवरेट प्लेस. येस, एवर एंड एवर, क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुई हैं. एंड सोफिया हैज अ बैंक अकाउंट. नो, बिकॉज शी इज जस्ट 2 years old. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विच इज ट्रू. राइट, ट्रू पूछा है तो सिर्फ ऑप्शन सी. डन, ओके. नेक्स्ट है, व्हाट आर डेविड्स असर्शंस एज फार एज रोबोट्स आर कंसर्न. तो उनका ये कहना है कि रोबोट्स जो हैं कभी भी ह्यूमन के लिए या ह्यूमन रेस के लिए टेंशन लेने का कोई भी एक रीज़न नहीं होंगे. वो हमेशा अच्छा ही कुछ करेगी, रोबोट होगी तो. साथ ही साथ ये लोग हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे इफ़ दे विल हैव अ म्यूचुअल trust. So David asserts robot would never be a thing of worry for the mankind and they will be friends. Clear? Okay. नेक्स्ट आते हैं अब हम वोकैबुलरी पे. सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर रीडिंग वाला सेक्शन. आई लव द 3 पैसेजेस. 3 ही थे, राइट? फ्लाइंग कार्स, ड्रोन्स एंड ये, राइट? सो आई होप यू लव्ड इट. एंड सोफिया वाला वॉज तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, चलिए अब हम वोकैबुलरी पे आएंगे. गो बैक टू द चैप्टर द फन दे हैड. आपको अब अपनी जो भी बुक है ना, पहली आपकी मेन बुक, उसको खोलना है. आपका पहला चैप्टर द फन दे हैड, given in your textbook beehive and identify words that mean the following. और आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनका सेम मतलब है जो यहाँ पर दिया हुआ है उनसे. The paragraph numbers are given
इन ब्रैकेट्स, तो आपको ब्रैकेट्स में नंबर दिया हुआ है। जैसे थर्ड पैराग्राफ में जाओ, सैडली वर्ड से रिलेटेड जो भी शब्द आपको मिले वो यहाँ लिख दो, ठीक है। वैसे ही पैराग्राफ 7 में अनफेमिलियर से मिलता जुलता जो वर्ड होगा ना, कि जो आपको नहीं पता है, जो आप जानते नहीं हो, यू आर नॉट फेमिलियर विथ, वो लिखना है। 8th है क्वाइट लाइकली, यानी लगभग वैसा, तो वो लिख सकते हो। इन अ कैजुअल काम एंड रिलैक्स मैनर, तो उससे रिलेटेड वन वर्ड आप लिख सकते हो जहां पे भी आपको मिले। एंड समथिंग बीमिंग एंड शाइनिंग, तो जो भी चीज चमक रही है या समथिंग बीमिंग एंड शाइनिंग, वो भी आप लिख सकते हो एज अ वन वर्ड जो इस पैराग्राफ में मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए आंसर्स देखते हैं फटाफट से। सो सैडली से रिलेटेड आपको पैराग्राफ 3 में सॉरोफुली दिख जाएगा, यानी जब बहुत दुख वुख की बात होती है तो सैडली, सॉरोफुली, तो वो आप लिख सकते हो। देन अनफेमिलियर से रिलेटेड वर्ड आपको दिया हुआ है स्ट्रेंज, तो वो आप लिख सकते हैं। क्वाइट लाइकली, यानी लगभग कोई चीज किसी की तरह होती है, तो प्रोबेबली दिया हुआ है आपकी बुक में। इन अ कैजुअल काम एंड रिलैक्स मैनर, मतलब बहुत ही कूल डाउन होकर, काम डाउन होकर, नॉर्मली, दैट इज नॉन शैलेंटली। एंड समथिंग बीमिंग एंड शाइनिंग इज फ्लैशिंग, ठीक है। सो ये कुछ शब्द हैं जो बुक्स में दिए हैं, ये आपकी बुक बिहाइव में दिए हैं, और वो वर्ड्स आपके सिनोनिम्स वर्कबुक में दिए हुए हैं। डन, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Imagine the school in the story, the fun they had. Compare it with your own school. Given below are two outlines for mind maps. Fill these with words that you can think of in the two situations. तो आपको यहाँ मार्गी, स्कूल मार्गी कैरेक्टर है फन दे हैड की, तो आई होप आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, बिकॉज इसका वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है चैनल पे, तो बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है ये। उसमें मार्गी ने अपने स्कूल के बारे में कई चीजें बताई हुई है, मैकेनिकल टीचर, घर में स्कूल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपको अपने स्कूल से रिलेटेड यहाँ पे लिखना है, यानी जो हमारा नॉर्मल स्कूल सिस्टम है उसके बारे में लिखेंगे। तो क्या क्या बताना है, प्लेस बतानी है, आपका स्कूल कहाँ है, एक स्कूल बिल्डिंग में, राइट, मार्गी का स्कूल घर में एक कमरे में है। देन यू हैव टीचर्स, तो हमारे ह्यूमन टीचर्स हैं, और मार्गी के कैसे टीचर्स हैं, एक मैकेनिकल टीचर, एक रोबोट टीचर है। लर्निंग एक्टिविटीज इन स्कूल, तो ये इजी है मार्गी के लिए पढ़ना, बट इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग सा वे है पढ़ना। बाकी हमारे स्कूल में हम इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं, मज़ा आता है हमें पढ़ने में, और हमें जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होता हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा उस पर, बट हाँ इट इज़ इंटरेस्टिंग, सो दैट इज़ द डिफरेंस। क्लियर, चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो सबसे पहले मार्गी के स्कूल में प्लेस की बात करेंगे। एट हर होम राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, सो मार्गी के घर में उसका जो रूम है उसके जस्ट बगल में एक रूम है जहां पर मैकेनिकल टीचर को प्लेस किया है, तो हर बच्चे का घर ही में स्कूल होगा फ्यूचर में, ऐसा मानना है। दूसरा, योर स्कूल, हमारा स्कूल है, हमारी स्कूल बिल्डिंग, सो दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस। मार्गी के टीचर की बात करें तो मैकेनिकल टीचर्स हैं उसके, यानी कि जो रोबोट्स वगैरह होते हैं वो पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ पर ह्यूमन टीचर्स हैं। मार्गी का स्कूल लर्निंग एक्टिविटीज इज थ्रू बिग स्क्रीन एंड नो क्लासमेट्स आर देयर, इवन यू कैन राइट दिस इज गोइंग टू बी वेरी मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या होता है, वेरी बोरिंग, ठीक है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और लर्निंग एक्टिविटीज इन स्कूल, चिल्ड्रन ऑफ सिमिलर एज स्टडी टुगेदर थ्रू बुक्स, यहाँ पर हम सब बच्चे जो एक ही एज के होते हैं क्लासरूम में बैठ के एक साथ पढ़ाई करते हैं। एंड यहाँ मोनोटोनस लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इंटरेस्टिंग। डन, ओके। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होता है, बट बड़ा इजी सा है। तो आपको क्या करना है ना, आपको कितने शब्द दिए हुए हैं, कहीं 4, कहीं पे 5 दिए हुए हैं, नहीं मैक्सिमम 4 ही दिया, आई थिंक 4 ही दिए हुए हैं। आपको इन चारों का मीनिंग समझकर ये पता करना है कौन सा वर्ड है जो बाकी 3 से हटके है, ठीक है, और हम उसको क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे या फिर हाईलाइट करके लिख देंगे ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, और आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला, प्लेजर, मिसरी, हैप्पीनेस, डिलाइट। तो प्लेजर खुशी, ठीक है, हैप्पीनेस भी खुश रहना है, डिलाइट भी खुश से ही रिलेटेड है, खुशी से रिलेटेड है, बट मिसरी क्या है, दुख है ना, बहुत बुरी कंडीशन, बहुत सैड कंडीशन, तो आप वो हाईलाइट कर सकते हो या फिर सर्कल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है नोट, डायरी, बुक और कॉपी। तो कॉपी मतलब कुछ कॉपी करना, ठीक है, ये भी हो सकता है, और कॉपी वो जिसमें आप लिखते हो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कैसे पता करोगे। डायरी कुछ भी ऐसा चीज है जिसमें लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ पेजेस हैं, बुक भी ग्रुप ऑफ पेजेस हैं, कुछ लिखा हुआ है पढ़ सकते हो। नोट और कॉपी में से क्या होगा, नोट एक कुछ भी छोटा सा आप लिखकर किसी को दे रहे हो तो वो कुछ पढ़ने का या कुछ नहीं है। नोट आप लिख के एक क्या बोलते हैं, जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप दे देते हो, दैट इज नोट। और कॉपी जो है वो वैसे ही एक मटेरियल हो गया जिसमें सब कुछ लिखा है, तो हम नोट को सर्कल आउट कर सकते हैं उस तरीके से सोचकर। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, स्कैनर। भाई टीवी एक डिवाइस है जिसपे आप स्क्रीन पे कुछ ना कुछ देखते हो, कंप्यूटर पे भी स्क्रीन पे कुछ देखते हो, मोबाइल पे भी। स्कैनर में स्क्रीन पे कुछ दिखता नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट स्कैन होकर कॉपी आ जाती है। नेक्स्ट यू हैव डिस्प्ले, एग्जिबिट, अपीयर, शो। डिस्प्ले कोई चीज दिखाना, जैसे कि हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन बोलते हैं, क्योंकि इस पे सब कुछ दिख रहा है आपको, जो भी लिखा हुआ है तो वो डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरीके से एग्जिबिट, अगेन कोई चीज ऐसा करके दिखाना, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्प्लेड।
अपीयर कोई चीज आ रही है उभर कर, तो वो भी दिख रही है, और शो मतलब आप कुछ खुद दिखा रहे हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले, एग्जिबिट, शो, यू आर शोइंग समथिंग, अपीयर समथिंग इज कमिंग ऑन इट्स ओन। क्लियर? नेक्स्ट है स्कॉर्नफुल, कंटेम्पचुअस, मॉकिंग, डाइवर्सिटी। स्कॉर्नफुल, कंटेम्पचुअस, मॉकिंग सब मजाक उड़ाना, नेगेटिव वर्ड्स, इन सब का मीनिंग है। और डाइवर्सिटी मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार है, वैरायटी है, उसकी बात की गई है। इल्यूमिनेटिंग, ग्लैडनिंग, प्लीजिंग, ग्रेटिफाइंग। जो ये वर्ड है ग्लैडनिंग, ग्लैड से आया है, ठीक है, तो कुछ खुश होना। प्लीजिंग भी कुछ बहुत ही प्लीजिंग सा है, खुश खुश हो जाओगे। ग्रेटिफाइंग इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, बट इल्यूमिनेटिंग इज समथिंग जो बहुत इल्यूमिनेट हो रहा है, चमक रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द मीनिंग। तो इट इज वेरी हटके, तो आप वो ऑड वन आउट कर सकते हो। सो फटाफट से देख लो आंसर्स क्या है। तो आंसर्स है मिस्री अलग है, जैसे मैंने बताया सैडनेस की बात कर रहा है। नोट आप जो छोटा मोटा लिख रहे हो, पत्र टाइप का, पत्र तो नहीं, उसको पत्री बोलते हैं आई थिंक हिंदी में, नोट को, ठीक है। देन यू हैव स्कैनर, क्योंकि उस पर कुछ दिख नहीं रहा है, आप स्कैन वैन करोगे। अपीयर जो खुद ब खुद आ रहा है, दिखकर, बाहर उभर कर। डाइवर्सिटी कितना भिन्न भिन्न प्रकार है वो, और इल्यूमिनेटिंग चमकता हुआ। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, यू वुड हैव कम अक्रॉस द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस लाइक डिस, अन, मिस, इन। प्रीफिक्स क्या होता है? तो जब भी किसी शब्द के स्टार्टिंग में आप कुछ शब्द जोड़ते हो वो प्रीफिक्स है, और जब आप किसी वर्ड के एंड में कुछ जोड़ते हो वो सफिक्स है, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, जैसे डिस, जैसे अन, जैसे मिस, इन। तो ये आप शब्द के स्टार्टिंग में जोड़ते हो और इससे कुछ मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो वो प्रीफिक्सेस हो जाएंगे। टू मेक द ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे कि हम नहीं बोलते पॉसिबल, पॉसिबल का उल्टा क्या होता है? इम्पॉसिबल। कैसे बना? पॉसिबल के स्टार्टिंग में आई एम जोड़ दिया, राइट तो वो क्या हो गया? प्रीफिक्स। बट प्रीफिक्स जुड़ने के बाद हुआ क्या? पॉसिबल जो मुमकिन था नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल बन गया, ऑपोजिट वर्ड बन गया। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। जैसे डिस, तो आप जैसे बोलेंगे कि आई लाइक दिस, ठीक है, आप किसी चीज को पसंद कर रहे हो, एंड व्हेन यू डोंट लाइक इट आप बोलेंगे आई डिसलाइक दिस। तो आपने डिसलाइक के पहले जोड़ दिया, बन गया ऑपोजिट वर्ड। सिमिलरली अन दिया हुआ है, तो आप जैसे बोले आई एम एबल टू डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, ऑपोजिट हो जाएगा आई एम अनएबल टू डू दिस। तो अन आ जाता है, मतलब उसका ऑपोजिट वर्ड। मिस, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इट्स ओके, वी शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यू आर लाइक वही तो नहीं हो रहा बिकॉज वी हैव हैड अ मिस अंडरस्टैंडिंग। तो मिस अंडरस्टैंडिंग के पहले जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ऑपोजिट वर्ड, राइट। एंड सिमिलरली इन वर्ड भी है, सो यू कैन गो विद अ लॉट ऑफ वर्ड्स, जैसे कि यहीं पे दिया हुआ है विजिबल, मतलब जो चीज दिख रही है जो गायब हो जाएगी उसे इनविजिबल बोलोगे। तो विजिबल का उल्टा कैसे बनेगा? विजिबल के आगे आई एन, इनको जोड़ देने से। डन, ओके। चलिए अब आपको दिया है जैसे एग्जाम्पल कॉन्सोलेट, कॉन्सोलेट का ऑपोजिट बनता है डिस लगाकर, सो डिसकॉन्सोलेट प्रीफिक्स जोड़कर राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, ये सारे शब्द जो दिए हुए हैं ना, आपको 9 करीबन वर्ड्स दिए हुए हैं आई गेस, तो इन वर्ड्स को आपको यूज करना है। 10 वर्ड्स दिए हुए हैं, 10 वर्ड्स को आपको क्या करना है? प्रीफिक्स लगाकर इनका ऑपोजिट बनाना है, ठीक है। जैसे यूज, किसी चीज को प्रॉपरली यूज करते हो, बट इसका उल्टा क्या होता है कि आपको कभी किसी चीज का मिस यूज नहीं करना चाहिए, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, तो मिस यूज लिखोगे तो उसका ऑपोजिट बन जाएगा। दूसरे की बात करें तो अग्री, अग्री में क्या करते हो आप? डिसअग्री, ठीक है, DIS लगा देते हो तो उल्टा वर्ड बनता है डिसअग्री। आई डोंट अग्री विद इट को बोलते हैं आई डिसअग्री विद इट। देन यू हैव इंगेज, तो कोई चीज जिसमें आप इंगेज हो गए हो या किसी चीज से जुड़ गए हो, एंड व्हेन यू आर लाइक आप अपार्ट हो रहे हो यू विल बी लाइक डिसएंगेज। देन यू हैव अंडरस्टैंड, तो भैया किसी चीज को समझना इज टू अंडरस्टैंड इट, कोई चीज गलत समझ रहे हो तो इज गोइंग टू बी मिसअंडरस्टैंड। देन यू हैव फोल्ड, कोई चीज फोल्ड करना, अगर इसको खोलना है तो अनफोल्ड करना, तो अन जोड़ दोगे। तो इसी तरीके से यू हैव स्पेल, कनेक्ट, लाइक, विजिबल एंड प्रिडिक्टेबल। फटाफट से इन सबके भी आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूज का हो जाता है मिस यूज, तो मिस इज द प्रीफिक्स, ठीक है। ये पता होना चाहिए क्योंकि जिनको नहीं पता होता है ना सही प्रीफिक्सेस, वो कुछ भी करके जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपको लिखना है कि आई डू नॉट अग्री विथ यू, इतना बड़ा बोलने से पता है क्या अच्छा होगा? आप बोले आई डिसअग्री विथ यू, तो डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही चीज है, अगर हमको पता हो जो ऑपोजिट्स हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा, तो फॉर्म नाइस सेंटेंसेस। तो अग्री का उल्टा होगा डिसअग्री, इंगेज का डिसएंगेज, अंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टैंड, जो कि आई थिंक अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। देन यू हैव फोल्ड का अनफोल्ड, कोई चीज आप बोलें कि भाई इसको खोल दो, फोल्ड मत करो इसे, खोल दो, तो फिर क्या बोलोगे? अनफोल्ड कर दो, ठीक है। देन यू हैव स्पेल, कोई चीज सही तरीके से स्पेल करना, आपने गलत कर दिया तो मिस स्पेल कर दिया। देन यू हैव कनेक्ट, भाई फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या हो गया? डिसकनेक्ट हो गया, तो डिस इज द वर्ड वी apply. Then you have like, I don't like you, so you will be like I dislike you. So this word is the
प्रीफिक्स। देन यू हैव विजिबल, जो भी चीज़ आपको दिख रही है, कुछ गायब हो गया तो इनविजिबल। प्रिडिक्टेबल, जिसका आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये ऐसा होगा। अब कोई चीज़ जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इज गोइंग टू बी अनप्रिडिक्टेबल। समझ आया? तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, आई होप क्लियर है। साथ ही साथ इनको यूज करना स्टार्ट कर दो जब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो। डन? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं सफिक्स पे। तो भाई कुछ शब्दों में आप स्टार्टिंग में वर्ड जोड़ रहे हैं तो उससे प्रीफिक्स हो गया। अभी कुछ शब्दों का उल्टा बनाने के लिए आपको एंड में वर्ड जोड़ना होता है, उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, सो द सफिक्सेस आर यूज्ड टू गेट एडजेक्टिव फॉर्म। ओके, अब आपको यहाँ एडजेक्टिव्स बनाने हैं बाय एडिंग व्हाट सफिक्सेस। एग्जाम्पल, डेंजर, खतरा। अभी कोई चीज जो है खतरा, क्या हो गया, नाम बता दिया आपने, कैसा सिचुएशन है भाई, खतरा है यहाँ पर। अभी ये क्या है, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, तो खतरनाक इज एडजेक्टिव। उसको कैसे बनाओगे, डेंजरस। तो आपने क्या किया है, देखो OUS सफिक्स लगा दिया है, तो डेंजर का एडजेक्टिव फॉर्म डेंजरस बन गया। वैसे ही हम कंफर्ट, सन, रीड, ब्यूटी, एंजॉय, सूट, हेल्प, यूज, हजार्ड एंड इम्प्रेस, इन सब के भी ऐसे सफिक्स लगाकर एडजेक्टिव्स बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इनके एडजेक्टिव्स। कंफर्ट नाम है, ये कैसा है, ये कंफर्टेबल है, तो कंफर्टेबल इज एन एडजेक्टिव। कैसे बना, आपने एबल जोड़ दिया एज द सफिक्स, राइट। देन यू हैव सन, भाई ये सूरज है, आज का दिन कैसा है, सनी है, यानी कि बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी है या गर्मी है सॉर्ट ऑफ, तो सनी आप लिख देंगे। तो कैसे बना, देखो NY जोड़ दिया एज द सफिक्स। देन यू हैव रीड, कोई चीज पढ़ो, क्यों, क्योंकि ये पढ़ने लायक है, तो इट इज रीडेबल, तो रीडेबल, एबल जुड़ गया एज अ सफिक्स। देन यू हैव ब्यूटी, कोई चीज जो है आप नाम बता रहे हो, ये क्या है भाई, ये सुंदरता है, तो ब्यूटी। अब ये है क्या, ये ब्यूटीफुल है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर IFUL, Y ड्रॉप कर देते हैं, ये ध्यान में रखना। कभी भी Y के बाद सफिक्स लगाते हो ना तो Y के साथ नहीं लगाते, उसको ड्रॉप कर देते, तो वही किया है, Y हटाकर IFUL लगाया, ब्यूटीफुल। देन यू हैव एंजॉय, भाई अच्छा है, मौज करो, एंजॉय, बट क्या है वो जगह, इंजॉयबल है, तो आप क्या करोगे, एबल एज अ सफिक्स जोड़ दोगे। नेक्स्ट है सूट, ये कोई चीज है जो सूट करेगी, क्यों, क्योंकि वो सूटेबल है, तो आपने एबल जोड़ दिया एज अ सफिक्स। हेल्प करो, क्यों, क्योंकि यू शुड बी हेल्पफुल, तो हेल्पफुल, तो देखो क्या हुआ, FUL एज द सफिक्स। नेक्स्ट यू हैव यूज, यूज दिस, क्यों, बिकॉज दिस इज यूजफुल, तो आपने FUL जोड़ा। देन समथिंग इज अ हजार्ड, यानी कि खतरा, क्यों, क्योंकि इट इज हजार्डस, तो आपने क्या कर दिया, OUS। एंड फाइनली इम्प्रेस, लाइक यू शुड इम्प्रेस समबडी, बट इट इज व्हाट, इट इज वेरी इम्प्रेसिव, ये बहुत ही अच्छी, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज इम्प्रेस्ड मी, सो इट इज इम्प्रेसिव, तो आपने क्या किया यहाँ पर, IVE बस जोड़ दिया। सो दिस इज हाउ वी एड सफिक्सेस, like different suffixes, and we create adjectives from these words. Done? Okay. नेक्स्ट आपको दिया है ग्रामर का पोर्शन वेयर इट सेज व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट सिचुएशंस और प्रेजेंट टाइम वी कैन ईदर यूज अनलेस और इफ नॉट, मतलब इफ नॉट आप थोड़ा दूर दूर यूज करते हो तो हम अनलेस का यूज करते हैं, इफ नॉट का यूज करते हैं। कैसे, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताती हूँ। पहला, यू कांट गो ऑन अ हॉलीडे अनलेस यू सेव सम मनी। अनलेस का मतलब होता है कि जब तक तुम ये कंडीशन पूरी नहीं करोगे तब तक ये काम पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट द पॉसिबिलिटी, बट कब, ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो ये कंडीशन होती है। तो आप अनलेस के आगे जो लिखते हो ना, अनलेस के साथ, वो एक कंडीशन है, अगर वो पूरी हुई तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी फुलफिल, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे तुम हॉलीडे पे नहीं जा सकते हो जब तक तुम पैसे जमा नहीं कर लेते। भाई पैसे ही नहीं जमा करोगे तो हॉलीडे पे क्या करोगे जाके, है ना। तो वो चीज ये पूरा करो तो तुम हॉलीडे पे जा पाओगे, ऐसा उसका उल्टा पॉसिबिलिटी का पता चल जाएगा। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट, इफ यू डोंट सेव मनी यू कांट गो ऑन अ हॉलीडे। अभी इफ का यूज भी यहाँ पर हो जाता है। कैसे, ये इफ है और कांट में देखो कैन नॉट है, ठीक है, तो ये नॉट दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये कह रहा है इफ यू डोंट सेव सम मनी, अगर तुम कुछ पैसे सेव नहीं करते हो, इफ यू डोंट सेव सम मनी यू कांट गो ऑन अ हॉलीडे, तुम छुट्टियों पे नहीं जा सकते हो। तो पैसे सेव ना करना, छुट्टियों पे ना जाना, मतलब ये चीज अगर हुई तो ये ही होगी, ठीक है। अगर उसका उल्टा करोगे तो फिर ये उल्टी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं ये कंडीशंस बताते हैं बाय यूजिंग अनलेस, इफ नॉट। इस पे भी एक वीडियो आई थिंक ऑलरेडी है चैनल पे, अभी वो अनलेस और इफ नॉट के नाम से है कि नहीं आई डोंट नो, मे बी ये किसी टॉपिक का पार्ट रहा है। सो जब आप ग्रामर का प्रैक्टिस करोगे ना, आपको इस पे और वीडियोस मिल जाएंगे वहां पर, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इफ और अनलेस। I won't be able to assist you. Blank, you give me all the details of the report.
भाई मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मुझे अपनी रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स नहीं दे देते हो। भाई आप जैसे सपोज किसी के पास मेडिकल चेकअप के लिए गए हो और आप कह रहे हैं कि भाई बस बता दो अब क्या करना है नेक्स्ट, एंड द डॉक्टर इज लाइक आपका इसके पहले ट्रीटमेंट कहीं चल रहा था, हाँ चल रहा था, रिपोर्ट्स कहाँ है नहीं पता, आपको क्या हुआ क्या ट्रीटमेंट हुआ नहीं पता, तो वो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि भाई जब तक आप मुझे पूरा डिटेल नहीं बताओगे मैं कैसे बताऊँ कि आगे क्या करना है, राइट। तो जब तक ये नहीं करोगे, सो अनलेस यू गिव मी ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ द all the details of the report, then I will take this job blank the working hours suit me। मैं ये जॉब करूंगा या ये मैं जॉब को एक्सेप्ट कर लूंगा इस जॉब ऑफर को अगर जो वर्किंग आवर्स हैं वो मुझे सूट करेंगे। जैसे सपोज अगर कोई पर्सन है वो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, उसे एक और जॉब करना है, ठीक है, एक बार और जॉब करना है ताकि मतलब थोड़ा पार्ट टाइम टाइप का या पैसे वैसे मिल जाए। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि अगर मेरे को वो टाइम सूट करेगा कि मैं तब फ्री रहता हूँ तो फिर मैं ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। सो इफ द वर्किंग आवर्स सूट मी, तो कंडीशन ये है तब मैं ये करूंगा, और अगर ऐसा करोगे तो जाके इसका ऑपोजिट पूरा होगा, समझ रहे हो। तो अनलेस और यहाँ पर इफ, देन ब्लैंक ही एडवर्टाइजेज ऑन टीवी ही विल गेट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी। अगर वो टीवी पे एडवर्टाइज करेगा तो उसे क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। तो अगर वाली कंडीशन आ गई, देन ब्लैंक इट इज वेरी कोल्ड वी विल नॉट हैव एनी स्नो। जब तक बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी तब तक जो है स्नोफॉल नहीं होगा। तो ये नहीं होगा यानी ठंड पड़ी तो स्नोफॉल होगा, तो अनलेस वाली कंडीशन आ गई। देन द थीव थ्रेटन टू किल अस, चोर ने हमें धमकी दी कि वो हमें मार देगा। ब्लैंक वी डिड नॉट गिव हिम द मनी, अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे। ब्लैंक यू यूज हाई क्वालिटी मटेरियल यू कैन नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हाउस, जब तक तुम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं करोगे तब तक तुम एक स्ट्रॉन्ग घर नहीं बना सकते। तो जब तक तब तक वाली कंडीशन आए तो अनलेस लिखो, और जब इफ की यानी अगर वाली कंडीशन आए तो इफ लिखो। क्लियर, चलिए अब इसी के आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला देखो, आई वोंट बी एबल टू असिस्ट यू अनलेस यू गिव मी ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट। तो तुम जब तक मुझे रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स नहीं दे देते हो मैं तब तक तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो आप जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या, इसका ऑपोजिट, समझ आ रहा है। तो वो चीज है कि ये किया तो इसका ऑपोजिट पूरा हो जाएगा, तो अनलेस, और अगर आप ये फॉलो करते हो और वही पूरा होगा तो इफ। ये भी एक हिंट है। क्लियर, ऑलराइट। आई विल टेक दिस जॉब if the working hours suit me. If he advertises on TV he will get a lot of publicity, अगर वो टीवी पे एडवर्टाइज करेगा तो उसे बहुत पब्लिसिटी मिलेगी। Unless it is very cold we will not have any snow, जब तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी तब तक बर्फ नहीं मिलेगी या गिरेगी नहीं बर्फ, ऐसा कहना चाहिए। चोर ने हमें धमकी दी, जब तक पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें मार डालूंगा, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अनलेस यू यूज हाई क्वालिटी मटेरियल, जब तक तुम अच्छा मटेरियल यूज नहीं करोगे तब तक अच्छा घर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग घर नहीं बनेगा। समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द सेकेंड क्वेश्चन, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग अनलेस और इफ नॉट द सेंटेंसेज में रिक्वायर माइनर चेंजेस, वन इज डन फॉर यू। क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ये कुछ सेंटेंसेज है, आप इन्हें ज्वाइन कीजिए अनलेस या इफ नॉट की मदद से, और आपको छोटे मोटे अगर चेंजेस करने कहीं पर तो कर सकते हो, और एक जैसे आपको यहाँ पर कर दिया सॉल्व। पहला, द लाइट हैड नॉट फ्यूज्ड आई वुड नॉट माइंड बीइंग अलोन एट नाइट। तो लाइट जो है वो फ्यूज नहीं हुई होगी यानी कि अंधेरा नहीं होगा, ठीक है। मुझे घर पे अकेले रहने में रात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कब, जब लाइट फ्यूज नहीं होगी तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो इफ द लाइट हैड नॉट फ्यूज्ड, अगर लाइट फ्यूज नहीं होती तो आई वुड नॉट हैव माइंडेड बीइंग अलोन एट नाइट, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती रात को अकेले रहने में। भाई लाइट ही नहीं होगी तो मुझे अंधेरे से डर लगता है तो मैं रात को अकेले नहीं रह पाऊंगा। तो ऐसे कुछ चेंजेस किए आपने, क्या क्या चेंजेस किए, यहाँ पर इफ को ऐड किया स्टार्टिंग में, ठीक है, बाकी सारी चीजें सही हैं, सेम है, बट यहाँ आई वुड नॉट हैव माइंडेड कर दिया। क्यों, क्योंकि आप ये चीज बता रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती। क्लियर, ऑलराइट। चलिए, तो टेंसेस चेंज हुए हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। I would never keep a large dog. I have time to exercise it properly. तो भाई मैं जो हूँ एक बड़ा सा डॉग नहीं रख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि उसको मैं प्रॉपरली एक्सरसाइज करा सकूँ। तो विल हैव टाइम सॉर्ट ऑफ हो जाएगा कि मेरे पास जब तक टाइम ही नहीं होगा डॉग को प्रॉपरली एक्सरसाइज कराने का तो तब तक डॉग रखने का कोई मतलब नहीं है। सीता वुड हैव कम फर्स्ट इन क्लास शी हैड नॉट फॉलन इल, अगर सीता जो है बीमार नहीं पड़ती तो वो क्लास में फर्स्ट आ सकती थी। You must not dive, you have been properly trained. तुम्हें डाइव नहीं करना चाहिए जब तक तुम्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग ना दी गई हो, क्योंकि जब तक तुम ट्रेंड नहीं होगे तुम डूब जाओगे।
मेडिकल एविडेंस सजेस्ट दैट पीपल वुड एंजॉय बेटर हेल्थ। मेडिकल एविडेंस कहता है कि लोग अच्छी सेहत एंजॉय कर सकते हैं। दे डिड नॉट कंज्यूम रिफाइंड शुगर, अगर वो शक्कर कंज्यूम ना करें। भाई शक्कर जो है वो सबको बोली जाती है कम खाओ या ना के बराबर खाओ या मत खाओ, शुगर फ्री यूज करो। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि शक्कर कई चीजों में नुकसानदायक होती है, रिफाइंड शुगर। तो क्या लिखा है कि मेडिकल एविडेंस कहता है लोग जो हैं बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं, बट कब? जब वो रिफाइंड शुगर खाना बंद कर दें। I might have got the job I hadn't been late for the interview. मुझे जॉब मिल जाती अगर मैं इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होता तो। You do not stop smoking, you will fall seriously ill. अगर तुम स्मोकिंग करना बंद नहीं करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे। You do not come now, I am going to leave without you. तुम अब अगर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे बिना चली जाऊंगी। क्लियर? ओके, अब हम इसे समझ चुके हैं। अब यहाँ आंसर्स देख लेते हैं। I would never keep a large dog unless I have enough time to exercise it properly. मैंने बोला ना, जब तक मेरे पास उसे प्रॉपर एक्सरसाइज कराने का वक्त नहीं होगा तब तक क्या करूंगी? मैं एक बड़ा डॉग नहीं रखूंगी। So I would never keep a large dog unless I have time to exercise it properly. दूसरा, सीता would have come first in the class if she had not fallen ill. अगर वो बीमार नहीं पड़ती तो फिर सीता फर्स्ट आ सकती थी। तो अगर आपने इफ से बता दिया। You must not dive unless you have been properly trained. तुमको डुबकी नहीं लगानी चाहिए जब तक तुम्हें प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया हो। तो unless you have been properly trained. Next, medical evidence suggests that people would enjoy better health if, अगर they did not consume refined sugar, तो अगर वो शक्कर खाना बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा? वो अच्छी हेल्थ जो है वो बोल सकते हैं कि देख पाएंगे या विटनेस कर पाएंगे। Then you have, I might have got the job if I had not been late for the interview. मुझे जॉब मिल सकती थी अगर मैं इंटरव्यू के लिए लेट नहीं हुई होती तो। डन? ओके। If you do not stop smoking, you will fall seriously ill. अगर तुम स्मोक करना बंद नहीं करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो। If you do not come now, अगर तुम अभी नहीं आए, I am going to leave without you. मैं तुम्हारे बिना चली जाऊंगी। तो इस तरीके से अगर आप ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो if लगाओ। अगर ये बोल रहे हो कि जब तक ऐसा नहीं हुआ हो तो unless लगाओ। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Put the adverbs given at the end of the sentence at the appropriate place within the sentence. One is done for you. अब आपको यहाँ पर ना एक एक एडवर्ब दिया हुआ है, आपको क्या करना है? आपको सही जगह पे उसको प्लेस करना है। जैसे पहला करके दिया हुआ है, दे कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने काम खत्म कर दिया था। सो यहाँ फास्ट और क्विकली दिया हुआ है ना, तो आपको जो यूज करना है आप लिख सकते हो दे कंप्लीटेड द वर्क फास्ट। वर्क क्विकली तो बोलोगे नहीं, है ना, तो क्या लिखोगे? दे कंप्लीटेड द वर्क फास्ट, यानी कि उन्होंने बहुत जल्दी काम खत्म कर दिया। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा डाइड एज द फैमिली वॉज गेटिंग रेडी टू गो फॉर द वेडिंग। तो मिस्टर शर्मा जो है उनकी डेथ हो गई कब? जब उनकी फैमिली शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो सडनली डेथ हुई है, तो मिस्टर शर्मा डाइड सडनली, है ना, व्हेन the family was getting ready to go for the wedding. Clear? All right. My grandfather arrived to avoid the traffic rush early. तो मेरे ग्रैंडफादर जल्दी आ गए, अर्ली आ गए, ताकि वो ट्रैफिक रश अवॉइड कर सके। कि भैया ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है ना, तो जल्दी जल्दी में फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो पहले ही आ गए। The man thanked me before he drove off. तो जो आदमी है उसने मुझे थैंक यू बोला इसके पहले कि वो गाड़ी चला के चला गया था, तो प्रोफ्यूसली उसने मुझे थैंक यू बोला। The children clapped at the little girl's extraordinary performance admiringly. तो लोगों ने उस छोटी बच्ची की परफॉर्मेंस पर admiringly क्लैप किया, है ना। The dog bit me when I was coming home from school hard. तो डॉग ने मुझे बहुत बुरी तरीके से काटा है, so hard, so bit me hard when I was coming home from school. जब मैं घर आ रहा था स्कूल से। The police had several photographs of the suspect. तो पुलिस के पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे उसके जो कि सस्पेक्ट था, यानी जिस पे डाउट था। Fortunately, किस्मत से, अच्छी किस्मत से, तो पुलिस had several photographs of the suspect. But कैसे? Fortunately. Then you have Sunil left the room when he saw the bull coming in. सुनील जो है वो रूम छोड़ के चला गया जब उसने बुल को अंदर एंटर होते हुए देखा। Abruptly यानी फटाफट से वो वहां से चला गया। क्लियर? चलिए अब इसी को रीराइट करेंगे हम। So Mr. Sharma died suddenly as the family was getting ready to go to the wedding. यानी कि मिस्टर शर्मा की डेथ एकदम से हो गई, सडनली हो गई, जब उनकी पूरी फैमिली किसी शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो सडनली। क्लियर? नेक्स्ट, माई grandmother arrived early to avoid the traffic rush. मेरी दादी जो है वो जल्दी आ गई। It was grandmother, I'm so sorry. So मेरी दादी जो है वो जल्दी आ गई थी। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहती थी। Arrived
अर्ली, तो आपको किधर प्लेस करना है जिससे रिलेटेड वो वर्ड है, तो जल्दी आई हैं तो इसीलिए अराइव्ड के साथ आप अर्ली यूज करोगे। देन द मैन थैंक्ड मी प्रोफ्यूजली बिफोर द ड्रोव ऑफ, तो उसने मुझे प्रोफ्यूजली क्या बोला, थैंक यू बोला इसके पहले कि वो गाड़ी चला के चला गया। द चिल्ड्रन क्लैप्ड एडमायरिंगली एट द लिटिल गर्ल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, कैसे क्लैप किया, खुश होते हुए कि वाओ कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया किसी बच्ची ने, सो एडमायरिंगली क्लैप किया, सो इसीलिए क्लैप्ड एडमायरिंगली। द डॉग बिट मी हार्ड व्हेन आई वाज कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, कैसे काटा भाई, बहुत बुरी तरीके से डॉग ने काटा है, सो द डॉग बिट मी हार्ड। Then fortunately the police had several photographs of the suspect, अरे बहुत अच्छी बात है, किस्मत से पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे उस सस्पेक्ट के। सुनील left the room abruptly when he saw the bull coming in, सुनील जो है फटाफट से चला गया रूम से जैसे ही उसने बुल को अंदर एंटर होते हुए देखा। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिटिंग पे। एडिटिंग तो आई गेस आपको अभी तो फर्स्ट यूनिट है तो आपको पता चल रहा है, वैसे एडिटिंग वर्कबुक में बहुत दी जाती है जहाँ आप कैपिटल लेटर्स, पंचुएशंस लाइक कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कहाँ पे क्या करना है, इफ़ यू हैव लाइक अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो किधर इन्वर्टेड कॉमर्स लगाओगे, स्टफ लाइक दैट, वो सब आपको यहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है। सो द टीचर गेव, पहले पढ़ लेते हैं वैसे, यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास वेरेवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, रीराइट इन द स्पेस गिवन बिलो। तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है किधर किधर पे गलती है, फिर वो चीजें पता करने के बाद आपको फिर से लिखना होगा इस पैराग्राफ को। सो द टीचर गेव एन असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स, गो टू पीपल यू लव एंड टेल देम आई एम सॉरी। तो यहाँ कुछ तो करो, कॉमा लगाओ, कुछ तो करो, यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया है तो गलती है यहाँ। इट साउंडेड स्टूपिड टू मी बट आफ्टर 1 week आई वेंट टू माई टीचर, I confided. I did not have anyone to say those words to, but as I began walking down home, my conscience started टॉकिंग। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि टीचर ने बोला कि आपको उन लोगों के पास जाना है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और उन्हें ये कहना है बस जाके आई एम सॉरी, ये प्रोजेक्ट दिया। तो बच्ची है, जो बच्चे हैं उसको लगा कि जिसने भी लिखा है उसको ये लगा कि ये बहुत अजीब सी एक्सरसाइज है, इसीलिए वो 1 हफ्ते बाद टीचर के पास गया या गई, जो भी ये लिख रहे हैं, और उनको कहा कि मेरे पास ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जिससे मैं ये कहूँ, बट जैसे ही मैं नीचे की तरफ जा रहा था स्टेयर्स वगैरह उतरकर, तब मेरी कॉन्शियस या आत्मा जो है वो मुझसे बात करने लगी। 5 months ago, my friend and I had a vicious disagreement. We avoided seeing each other. We hardly spoke. I convinced myself I should tell my friend I'm sorry. अब आप देखोगे यहाँ कहीं फुल स्टॉप है ही नहीं, बल्कि कितनी सारे सेंटेंसेस है जहां आपको रुकना पड़ेगा, राइट। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते 5 months ago my friend and I had a vicious disagreement और फुल स्टॉप लगाया ही नहीं, गलत है। यहाँ लगाओगे फुल स्टॉप, जैसे ही लगेगा फुल स्टॉप वी का W कैपिटल हो जाएगा तो वो कैप्स में करेंगे। वी अवॉइडेड सीइंग ईच अदर, फुल स्टॉप, फिर वी का W जो है वो कैपिटल हो जाएगा। वी हार्डली स्पोक, आई कन्विंस्ड, फुल स्टॉप, आई कन्विंस्ड माई सेल्फ, फिर मैंने खुद को कन्विंस किया, आई शुड टेल माई फ्रेंड आई एम सॉरी। तो इस तरीके से आपको यहाँ कॉमा भी लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम समझते भी जा रहे हैं। तो उसने क्या बोला कि एक बार बहुत बुरी फाइट हो गई मेरे और मेरे दोस्त की, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। फिर एक दिन मैंने खुद को कन्विंस किया कि मुझे जाके उसको आई एम सॉरी बोलना चाहिए। At 5:30 in the evening, I went to him and said, I'm sorry. A transformation came over my friend. His face softened. The arrogance seemed to disappear and he began to cry. He hugged me and said, I'm sorry too, but I have never been able to say it. तो ये बोलते हैं कि फिर 5:30 बजे शाम को मैं अपने दोस्त के घर गया, मैंने उसे बोला आई एम सॉरी, और जैसे ही मैंने ये बोला मेरे फ्रेंड के चेहरे पे मुझे एक अलग ही डिफरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दिखा कि उसका चेहरा थोड़ा सॉफ्ट हो गया, गुस्सा फेड अवे हो गया, और उसने रोकर मुझे गले लगाकर कहा कि मैं भी सॉरी बोलना चाहता था कब से, आई एम सॉरी टू, बट बोल नहीं पाया। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कहानी क्लियर है, बट ये देखो एट 5:30 इन द इवनिंग कॉमा आई वेंट टू हिम एंड सेड आई एम सॉरी, फुल स्टॉप, और ट्रांसफॉर्मेशन तो कैपिटल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन केम ओवर माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, हिज फेस सॉफ्टेंड, द एरोगेंस सीम्ड टू डिसअपियर एंड ही बिगैन टू क्राई, फिर फुल स्टॉप, ही हग्ड मी एंड सेड आई एम सॉरी टू, बट कॉमा आई हैव नेवर बीन एबल टू से इट। तो देख रहे हो कितना फुल स्टॉप, कॉमा और कैपिटल, कितनी गलतियां हैं। तो फटाफट से इसको देखते हैं कि आप किस तरीके से इसको ठीक से लिखोगे। सो द टीचर गेव एन असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स, देखो कॉमा लगा ना, वहाँ दिया ही नहीं है, आप कुछ तो लगाओगे ना। जब रिपोर्टेड स्पीच लिखते हो आप डायरेक्ट स्पीच में तो कैसे करते हो, पहले कॉमा लगाते हो फिर इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हो ना, तो वो तो धर्म लगाया हुआ ही नहीं था, तो पंचुएशन की गलती थी। टू पीपल यू लव एंड टेल देम आई एम सॉरी, ओके, फुल स्टॉप। इट साउंडेड स्टूपिड टू मी बट आफ्टर 1 week आई वेंट टू माई टीचर, ब्लैंक, ये कॉमा, आई कन्फाइडेड, क्या बोला, I did not have anyone to say those words to, but as I began walking down home, my conscience started talking.
5 months ago, comma, my friend and I had a vicious disagreement, full stop. ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, ये रीराइट किया हुआ है, आप अपनी बुक में देखते जाओ कहाँ क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं और वहाँ मार्क करते जाओ, फिर लिख लेना उसको वापस, ठीक है। My friend and I had a vicious disagreement, full stop. Full stop है तो V का W कैपिटल है, we avoided seeing each other, comma, we hardly spoke, full stop. I convinced myself, full stop. तो क्योंकि आपने जैसे सेंटेंस खत्म किया, full stop ज़रूरी है लगाना. I should tell my friend I am sorry, full stop. Clear? At 5:30 in the evening, comma, I went to him and said, comma, inverted commas, I am sorry, full stop. A transformation came over my friend. मेरा friend बिल्कुल एकदम से change हो गया, comma, his face softened, comma, the arrogance seemed to disappear and he began to cry, full stop. He hugged me and said, I am sorry too, but I have never been able to say it. तो ये चीज़ वो बोल रहे हैं, तो इसीलिए ये direct speech में comma, inverted commas में लिखोगे. Done? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, you have rearranged each set of words to form meaningful sentences. Use appropriate punctuation marks. तो आपको यहाँ पर इनको क्या करना है, ये jumbled up है, इनको एक साथ लिखकर एक proper sentence बनाना है और फिर उसमें punctuation marks भी यूज़ करने हैं जहाँ पे भी ज़रूरत हो. तो पहला, why is every is proverb saying. तो इसको पूरा बनाकर आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है. Then you have see you can from me there. Then you have words happy they to the word meet visitor. So they were happy to meet the visitor. Impatient do not be impatient. तो ऐसे करके हमको पता चल रहा है, बट अब वर्ड्स देख लो यहाँ पर. So wise every is proverb saying. So every proverb is a wise saying, right? देख लो, every proverb is a wise saying. Next आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, see you can from me there. So you can see me from there, right? तो देख लो यहाँ पर वही दिया हुआ है, you can see me from there. और एक और दिया है, can you see me from there, question mark. अगर आप normal sentence बना रहे हो तो फुल स्टॉप लगा के बना देना, अदरवाइज क्वेश्चन बनाओगे तो फिर ये सी कैपिटल हो जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा लगा सकते हो, बिकॉज पंचुएशन मार्क्स हम अपनी मर्जी से ऐड करें. थर्ड मैंने बता दिया था, दे वर हैप्पी टू मीट द विजिटर्स, फुल स्टॉप, या फिर वर दे हैप्पी टू मीट द विजिटर्स, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, डू नॉट बी इम्पेशेंट, फुल स्टॉप. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आते हैं लिसनिंग पे. यहाँ पर अब हम एक कहानी पढ़ेंगे एंड देन वी विल आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. द फॉलोइंग टू एक्सर्प्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक ट्यूजडेज विद मॉरी रिटन बाय मिच एल्बम. तो ये मिच एल्बम ने एक बुक लिखी है जो कि है ट्यूजडेज विद मॉरी, और उसमें से आपको एक छोटा सा अंश एक्सर्प्ट दिया हुआ है. So the book is about a college professor Maury and one of his students Mitch Albom. तो ये बुक लिखने वाले हैं, ठीक है, बल्कि ये स्टूडेंट है और उन्होंने किस पे लिखा है, अपने प्रोफेसर पे बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, मॉरी. क्लियर? सो एक प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाते हैं मॉरी, और उनके एक स्टूडेंट हैं मिच एल्बम, हु इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द बुक, जिन्होंने ये किताब भी लिखी है. Mitch sees his professor in a television show and he is reminded of a promise he made 16 years ago as his student to keep in touch with him. तो क्या हुआ ना कि एक बार मिच जो हैं, जो ऑथर हैं, वो टीवी पे अपने प्रोफेसर को देख रहे थे और उनको 16 साल पहले किया गया जो इनका वादा था वो इन्हें याद आ गया. और वो ये वादा था कि इन्होंने अपने टीचर को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके टच में रहूंगा, यानी कि मैं आपसे बात करता रहूंगा. He comes to know that the professor is stricken with a rare and incurable disease. फिर इनको पता चलता है कि मेरे जो प्रोफेसर हैं उनको एक बहुत ही रेयर और बहुत ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती. Mitch travels a long distance to meet him and after the first meeting they meet every Tuesday till Maury passes away. तो क्या होता है कि ये जो इनका स्टूडेंट है वो जैसे इसको पता चलता है कि मेरे प्रोफेसर जो हैं उनको बहुत बुरी बीमारी हो गई है, तो वो क्या करता है, वो पूरा इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाता है अपने टीचर से मिलने, और हर ट्यूसडे फिर वो मिलते हैं जब तक उनके टीचर की डेथ नहीं हो जाती, क्योंकि उनके टीचर को तबीयत ऑब्वियसली ठीक नहीं थी, तो कभी ना कभी दुनिया छोड़ के जाने वाले थे. तो टिल द डे मॉरी पास्ड अवे, उस दिन तक हर ट्यूसडे ये उनसे मिलते थे, इसीलिए ट्यूसडेज विद मॉरी नाम दिया गया है. क्लियर? After reconnecting with this teacher, Mitch finds himself his teacher's pupil once again. तो पहले भी ये obviously student थे, but अब ये reconnect हुए हैं, फिर से मिले हैं अपने टीचर से, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो फिर से student बन गए हो इन प्रोफेसर के. क्लियर? ओके.
Listen attentively to the two excerpts from the book Tuesdays with Maury and answer the questions that follow. अब आपको दो excerpts दिए हुए हैं इस particular book से, आपको दोनों पढ़ के फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं. You can listen to the recorded excerpts or you can ask your teacher, friend or sibling to read aloud these. So I will be reading aloud for you, but yes, if you want you can also listen to the recorded version अगर कहीं पे मिल जाए तो. Clear? Okay, चलिए अब पढ़ते हैं पहला excerpt. I remembered what Maury said ड्यूरिंग आवर विजिट. तो पहले का टाइटल है कि मुझे याद है कि मौरी ने मुझे हमारी मुलाकात के दौरान क्या कहा था. The culture we have does not make people feel good about themselves and you have to be strong enough to say if the culture doesn't work, don't buy it. तो यहाँ दिया है कि हमारे यहाँ पे कल्चर जो है वो ऐसा कहता है कि वी हैव डज नॉट मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, कि मतलब कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे लोगों को उनके बारे में अच्छा फील हो, ऐसा मत कराओ. एंड अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि अगर कल्चर अलाउ नहीं कर रहा है, कल्चर काम नहीं कर रहा है तो उसको मत खरीदो. यानी कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आपको कहा जाता है कि ऐसा मत करो और आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो प्लीज़ वैसा फॉलो मत करो. डोंट बाय इट. Maury, true to these words, has developed his own culture long before he got sick. और मौरी जो है उन्होंने देखा कि कल्चर सही नहीं है तो उन्होंने उसको ना खरीद के खुद का एक कल्चर बनाया, खुद का एक रूल बनाया. एंड दिस इज बिफोर ही गॉट सिक, यानी बीमार होने से पहले उन्होंने कुछ रूल सेट किए. Discussion groups, walks with friends, dancing to his music. In the Harvard Square Church, he started a project called Greenhouse where poor people could receive mental health services. तो इन्होंने कुछ चीज़ें स्टार्ट की जैसे कि ग्रुप डिस्कशन ग्रुप्स बनाना जहाँ लोग सब एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फ्रेंड्स के साथ वॉक पे जाना, फिर उसके बाद म्यूज़िक पे डांस करना हार्वर्ड स्क्वायर चर्च में. उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट, जिसमें जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, उनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज रिसीव होती हैं. He read books to find new ideas for his classes, visited his colleagues, kept up with old students, wrote letters to distant friends. तो past है तो he read books, ठीक है. तो उन्होंने किताबें पढ़ी ताकि वो कई नए आइडियाज़ ढूंढ पाएँ सक्सेस के लिए, क्लासेस के लिए, कि भाई क्लासेस हो डिफरेंट अपने कोलीग से मिले वो, kept up with old students, पुराने छात्रों से हमेशा कनेक्टेड रहे वो, wrote letters to distant friends, जो भी उनके दोस्त बहुत दूर रहते हैं उनको उन्होंने पत्र लिखे. He took more time eating and looking at nature and wasted no time in front of the TV sitcoms or movies of the notes week. तो वो ज़्यादातर टाइम अपना खाने में और प्रकृति के साथ समय बिताने में व्यक्त करते थे. एंड ही नेवर वेस्टेड टाइम, उन्होंने कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं किया इन काइंड ऑफ फ्रंट ऑफ टीवी सिटकॉम्स, कि बैठ के बस देख रहे हैं जो सीरियल्स चल रहे हैं या सिटकॉम्स चल रहे हैं वो बैठ के, या जो मूवीज़ हैं वो देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. उन्होंने इस पर कभी टाइम वेस्ट किया ही नहीं. वो अच्छा खाते थे और प्रकृति या नेचर के साथ समय बिताते थे. ही हैड क्रिएटेड अ कुकून ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कॉन्वर्जेशन, इंट्रैक्शन, अफेक्शन एंड इट फिल्ड हिज लाइफ लाइक एन ओवरफ्लोइंग सूप बोल. तो इन्होंने यही किया हुआ है कि इन्होंने एक ना पूरा ढांचा बना लिया है. कुकून पता होगा आपको कि बटरफ्लाई जब लाइफ साइकिल देखते हो आप तो उसमें कुकून बन जाता है गोल सा, फिर वो ब्रेक होता है एंड देन द इंसेक्ट कम्स आउट. तो वही चीज़ यहाँ दी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी उन्होंने ग्रुप बना लिया था, कुकून बना लिया था, जिसमें कॉन्वर्जेशन, बातचीत करना, इंट्रैक्शन, आपस में वार्तालाप करना, अफेक्शन, एक दूसरे से प्यार से रहना, एंड इट फिल्ड हिज लाइफ लाइक एन ओवरफ्लोइंग सूप बोल. और यही सारी चीज़ें उनकी लाइफ में थी. और ये ऐसा था जैसे कि इनका एक सूप का बोल है बट उससे ओवरफ्लो हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा हो गया. सो दिस इज हाउ ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थी. ओके, द लास्ट क्लास ऑफ माई, अब ये पहला एक्सर्प्ट था जो अभी खत्म हुआ, अब आपको दूसरा एक्सर्प्ट दिया है वो पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है. सो द लास्ट क्लास ऑफ माई ओल्ड प्रोफेसर्स लाइफ टुक प्लेस once a week in his house by a window in the study where he could watch a small hibiscus plant shed its pink leaves. तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लास्ट क्लास ऑफ माई ओल्ड प्रोफेसर्स, यानी कि मेरे जो प्रोफेसर हैं उनकी जो आखिरी क्लास थी वो कहाँ हुई थी. इट टुक प्लेस वंस अ वीक इन हिज हाउस, यानी एक हफ्ते में एक बार उनके घर पे क्लास हुआ करती थी, जहाँ पर एक खिड़की है, विंडो है, जिसके पास में वो ये क्लास कंडक्ट करते. वेयर ही कुड वॉच अ स्मॉल हिबिस्कस प्लांट, और वहाँ से इनके पास एक छोटा सा हिबिस्कस फूलों का पौधा था जिसमें से वो पिंक कलर की लीव्स टूटते हुए देखा करते. द क्लास मेट ऑन ट्यूजडेज, और कब होती है क्लास, मंगलवार के दिन, ट्यूजडे के दिन. इट बिगैन आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद ये क्लास बिगिन होती, सब नाश्ता वाश्ता करते उसके बाद बिगिन होती. द सब्जेक्ट वॉज द मीनिंग ऑफ लाइफ, और क्या विषय होता क्लास का कि एग्जैक्टली लाइफ क्या है. सो मीनिंग ऑफ लाइफ वॉज द सब्जेक्ट. इट वॉज टॉट फ्रॉम एक्सपीरियंस, और ये चीज एक्सपीरियंस से सिखाई जाती थी. नो ग्रेड्स वर गिवन बट देयर वर ओरल एग्जाम्स ईच वीक.
कोई ग्रेड वगैरह नहीं दी जाती थी कि आपको ये मीनिंग ऑफ लाइफ पे जो क्लास मिल रही है, एग्जाम हो रहा है, आपको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या फिर ए ग्रेड, बी ग्रेड दिया जा रहा है, नहीं, कोई ग्रेड्स नहीं होते थे। बट हाँ, ओरल एग्जाम्स होते थे हर हफ्ते, यानी आपसे वर्बली क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। You were expected to respond to questions and you were expected to post questions of your own. आपसे उम्मीद की जाती थी या स्टूडेंट से उम्मीद की जाती थी कि वो हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, साथ ही साथ अगर उनके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी वो पूछ सकते हैं। You were also required to perform physical tasks now and then. Even कुछ टास्क कराए जाते थे उनसे जो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करते थे, कभी भी वो टास्क करा दिए जाते थे, such as lifting the professor's head to a comfortable spot on the pillow or placing his glasses on the bridge of his nose, kissing him goodbye earned you extra credit. तो ये बीमार थे ना, तो इनके लिए कई चीज़ें की जाती थी, जैसे अगर आपको प्रोफेसर के सर को उठाकर थोड़ा हेल्प करना है पिलो तक रख जाने के लिए, या फिर आप जो है उनके ग्लासेस को यहाँ पर नाक पे रख रहे हो प्रॉपर्ली ताकि उनको देख पाएं, या फिर आप उनको किस करके फिर जा रहे हो, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो अफेक्शन वगैरह को इंक्लूड करता है। डन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है नो बुक्स वर रिक्वायर्ड येट मेनी टॉपिक्स वर कवर्ड। तो कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ती थी इनको ये एजुकेशन देने की, बट कई टॉपिक्स थे जो वो कवर कर लेते थे, जैसे इंक्लूडिंग लव, वर्क, कम्युनिटी, फैमिली, एजिंग, फॉरगिवनेस एंड फाइनली डेथ। तो उन्होंने सारे टॉपिक्स जो होते हैं ना लाइफ से रिलेटेड सब इंक्लूड करके रखे थे, वो लव हो, वो काम हो, वो कम्युनिटी हो, परिवार हो, एजिंग हो, बुढ़ापा होना हो, फॉरगिवनेस हो, माफ करना हो, या फाइनली जो अल्टीमेट ट्रुथ है लाइफ का, डेथ हो। तो उन्होंने सब पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, एंड इस तरीके से ट्यूसडेज पे क्लास होती थी, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट ट्यूसडेज विद मॉरी। डन, ओके। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। हु इज मॉरी? तो मॉरी एक प्रोफेसर हैं, सो मॉरी इज अ कॉलेज प्रोफेसर। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स है, इतना कुछ नहीं है। सेकंड है हाउ डिड मॉरी डेवलप हिज ओन कल्चर ऑफ लिविंग। तो मॉरी ने अपना ही एक कल्चर कैसे डेवलप किया? तो भाई डिस्कशन करना, फ्रेंड्स के साथ जाना, वॉक पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मॉरी डेवलप्ड हिज ओन कल्चर बाय स्टार्टिंग डिस्कशन ग्रुप्स। उन्होंने डिस्कशन ग्रुप स्टार्ट किए, कंडक्टिंग वॉक्स विद फ्रेंड, दोस्तों के साथ वॉक्स उन्होंने कंडक्ट कराई, एंड डांसिंग टू हिज म्यूजिक इन द हार्वर्ड स्क्वायर। और हार्वर्ड स्क्वायर में अपना जो भी उनका म्यूजिक होता उस पर वो डांस करते। क्लियर, ओके। थर्ड है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट मॉरी हैड स्टार्टेड, व्हाट वाज इट अबाउट। तो प्रोजेक्ट क्या था, उसका नाम क्या था? इट वाज ग्रीन हाउस, क्योंकि पुअर लोगों को वहाँ मेंटल सर्विसेज दी जाती। सो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट दैट मॉरी हैड स्टार्टेड वाज ग्रीन हाउस एंड इट वाज अबाउट प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज फॉर पुअर पीपल। कि भाई जो गरीब लोग हैं जिनको सर्विसेज नहीं ले पाएंगे वो पैसों की वजह से, उन्हें वहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज दी जाती। डन, ओके। नेक्स्ट है व्हाट डिड ह्यूमन एक्टिविटीज मीन टू मॉरी। जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है मॉरी के लिए वो क्या थी? ह्यूमन एक्टिविटीज मेंट कॉन्वर्जेशन, इंट्रैक्शन एंड अफेक्शन। कि भाई आप बातचीत करें, इंट्रैक्ट करें किसी चीज़ पे, या एक प्यार की भावना हो, अफेक्शन हो सबके लिए, वो चीज़ है जो उनके लिए क्या था, एक ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है व्हाई वाज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास द मीनिंग ऑफ लाइफ। क्योंकि ऑब्वियसली वो लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब पढ़ाते थे, इसीलिए वो मीनिंग ऑफ लाइफ है। सो सब्जेक्ट ऑफ द क्लास वाज मीनिंग ऑफ लाइफ बिकॉज द टॉपिक्स कवर्ड इन द क्लास वर लव, वर्क, कम्युनिटी, फैमिली, एजिंग, फॉरगिवनेस एंड डेथ विच आर द रियल टॉपिक्स ऑफ लाइफ। या फिर द टॉपिक्स वर ये एंड दीज टॉट द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ टू एनीवन, दैट्स व्हाई द नेम और द सब्जेक्ट वाज द मीनिंग ऑफ लाइफ। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिपेयर अ स्पीच। अब स्पीकिंग वाला है। प्रिपेयर अ स्पीच फॉर द स्कूल असेंबली बेस्ड ऑन द थॉट्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं और आपको स्पीच देनी है, ठीक है। वंस वी हैव कंप्यूटर आउटलेट्स इन एवरी होम, ईच ऑफ देम हुक्ड अप टू इनॉर्मस लाइब्रेरीज वेयर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन and be given answers. You can look up something you are interested in knowing, however silly it might seem to someone else. और ये लिखा है इसाक एसिमोव ने। तो इसाक एसिमोव ने कहा कि एक बार हमारे पास कंप्यूटर आउटलेट्स थे इन एवरी होम, हर घर में कंप्यूटर आउटलेट्स हुआ करते थे। ईच ऑफ देम हुक्ड अप टू इनॉर्मस लाइब्रेरीज, और ये सब जो है बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में लगा दिए गए थे। वेर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आप कहीं पे भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो इंटरनेट पे, एंड गिव एनी आंसर्स, और कुछ भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यू कैन लुक अप समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, आपको कुछ भी जानना है आप कुछ भी उधर से पता कर सकते हो इंटरनेट से, कंप्यूटर से। हाउएवर सिली इट माइट सीम टू समवन एल्स,
मतलब कई ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं गूगल पे जो कि कोई और पढ़ ले तो उसको इतना अजीब लगे कि है ये फालतू क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, बेवकूफ़ी भरे, बट हम पूछ सकते हैं। तो मतलब इंटरनेट ने या कंप्यूटर ने ये सब चीज़ें की हैं और ये साक एसिमोव ने कहा है। दूसरा, men are only as good as their technological development allows them to be। भाई लोग उतने ही बढ़ पाते हैं आगे या उतने ही अच्छे होते हैं जितना उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उनको अलाउ करता है। ये किसने कहा है? जॉर्ज ऑरवेल ने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कही गई हैं। अब इसी पे बेस्ड आपको कहा है कि आपको स्पीच लिखना है। राइट योर पॉइंट्स है फॉर स्पीच। अब आप ये समझ गए टेक्नोलॉजी पे लिखना है, अब हम एक स्पीच लिखेंगे। तो मैं जो दे रही हूँ कॉपी पेस्ट मत करना, कोशिश करना खुद के शब्द लिखकर स्पीच बनाओ। जब स्पीच देते हैं आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो वो कुछ मैं बता देती हूँ। मैंने एक लाइन लिखी है, बाकी मैंने चीज़ें नहीं लिखी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग टू एवरीवन या फिर गुड आफ्टरनून, जो भी उस वक्त का टाइम है। सपोज इट्स मॉर्निंग, स्कूल में दे रहे हो स्पीच, तो यू विल बी लाइक गुड मॉर्निंग टू एवरीवन या फिर गुड मॉर्निंग टू माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आई एम, जो भी आपका नाम है, सपोज आई एम चांदनी दिनानी एंड टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक, जो भी है। क्लियर? तो ऐसे आपको स्पीच देनी चाहिए बिकॉज इट शुड लुक लाइक इंटरेक्टिव, इट शुड लुक एज इफ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज बस बोले जा रहे हो बोरिंग बोरिंग तो मजा नहीं आएगा। ठीक है? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन टेक्नोलॉजी एंड आवर लाइफ। भाई जो टेक्नोलॉजी है और हमारी जिंदगी है उस पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। Gadgets have simplified the human's life. Definitely, gadgets, technology या कह सकते हो technological development has simplified human lives. These gadgets have simplified our life and have made our work easy. तो इन gadgets ने हमारी life को थोड़ा easy कर दिया है, काम को easy कर दिया है, ये तो हम definitely कह सकते हैं। Our day begins with checking our mobile phones. Yeah, मतलब आप सुबह उठते हो सबसे पहले फ़ोन ही तो देखते हो आपकी क्या क्या है, फिर ही तो उठते हो, जो कि गलत आदत है। अगर आप लोग ये करते हो तो कभी नहीं करना चाहिए। फ़ोन में अलार्म वगैरह सेट करते हो, ठीक है, बंद किया, उसको रखा साइड पे, चार्ज वार्ज पे लगा दिया या फिर, एंड देन यू जस्ट कैरी ऑन विथ योर एक्टिविटी, स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ, विथ नेचर, खा नाश्ता वाश्ता करो, थोड़ा बातचीत करो मम्मी पापा से, तब जाके फिर बाद में मोबाइल यूज़ करो। पहले ही मोबाइल उठा के सुबह से बैठ जाना इस गलत बात। आवर ऑफिस वर्क इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द यूज़ ऑफ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और आईपैड्स। डेफिनेटली ऑफिस का काम बहुत मुश्किल है कि वो बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप, बिना आईपैड या चलो फ़ोन के भी बिना हो जाए, नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। These electronic gadgets have left a huge impact on our lifestyle. Definitely इससे एक बहुत बड़ा असर पड़ा है हमारी ज़िंदगी पे। But somewhere we have become the slaves of these gadgets. तो भाई ये gadgets हमारे थोड़ा बहुत easy बनाने के लिए हमारी लाइफ को यूज़ किए गए थे या बनाए गए थे, बट इनसे कहीं ना कहीं हम इनके ना वो बन गए, क्या बोलते हैं, स्लेव बन गए हैं हम, कि हम एक तरीके से हम कैदी बन चुके हैं और हम पे एक तरीके से हुकूमत चल रही है इन गैजेट्स की। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज हैज़ अफेक्टेड आर सोशल, पर्सनल एंड क्रिएटिव स्किल्स। कहीं ना कहीं हम सोशल नहीं हो पाते। तो आप सोशल मीडिया पे लाइक करने से, ऐड करने से, टैग करने से, पोस्ट करने से, एक डीएम करने से आप क्लोज नहीं हो जाते जब तक फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है आपका दोस्तों से। तो सोशल लाइफ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई है, कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। सिमिलरली पर्सनल लाइफ या आपकी पर्सनल स्किल्स भी कहीं ना कहीं हैम्पर हुई हैं। आप घर में बैठे बैठे बात नहीं करते हो और आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हो कि ये पढ़ना या फिर ये, तो ये बहुत अजीब चीज़ हो गई है। ऑल्सो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है कुछ लोगों की, बिकॉज हमारा ज़्यादा टाइम तो उस पर जाता है और हम सोच समझने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं गवाते जा रहे हैं। सो वी शुड मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स एज पर द रिक्वायरमेंट एंड वी शुड नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ इट। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी अच्छा है, बट हम में कंट्रोल होना चाहिए कि हम कितना उसका उपयोग करें और कितना नहीं। क्लियर? ओके। तो ये छोटी सी स्पीच थी, आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, तो या जो दिमाग में आए मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सको। डन? ओके। Next है the chapter The Fun They Had presents different perspectives on school and education. Think of the various alternatives. Prepare and give speech in class presenting your views on how best can students be educated. Discuss why would you prefer to be taught by a human teacher and a robot. तो क्या दिया हुआ है कि यहाँ आपको द फन दे हैड में स्कूल से रिलेटेड अलग अलग नज़रिए दिए गए हैं। आपको अब एक स्पीच देनी है जहां आप ये बताओगे कि स्टूडेंट्स को बेस्ट तरीका क्या होता है जिससे वो बेस्ट वे में पढ़ सकते हैं या उनको पढ़ाया जा सकता है। ऑल्सो आपको ह्यूमन टीचर और रोबोट्स दोनों से पढ़ना है। इस चीज़ पे आप लिखो अपना आंसर कि हाँ मुझे दोनों से पढ़ना है, बट क्यों वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप वही ग्रीटिंग्स वगैरह दोगे बिकॉज आपको स्पीच देना होता है तो यू ऑब्वियसली ग्रीट एवरीबडी, तो आप बोलेंगे वही चीज़. टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन व्हाट इज द बेस्ट वे टू एजुकेट द स्टूडेंट्स. सबसे बेस्ट तरीका क्या है स्टूडेंट्स को एजुकेट करने का, एंड वाई वन वुड प्रेफर टू बी टॉट बाय बोथ ह्यूमन टीचर एंड अ रोबोट, या फिर वाई वुड आई प्रेफर टू बी टॉट बाय बोथ रोबोट एंड अ ह्यूमन टीचर. क्लियर? ओके. So a lot of changes are seen in the school system that existed previously and the school system that exists at present. Definitely जो हमारे mom dad के time पे या हमारे grandparents के time पे school system होगा, that was entirely different as compared to what we have it right now, right? तो अभी जो school system exist करता है इससे बहुत ही अलग था, और आगे जाके जो school system आएगा वो हमारे school system से बहुत अलग होगा. Similarly, a lot of changes will take place in the future. Best education can be given only when students are given the best educational environment. So आप कोई भी system उठा लो, whether it is the previous one, whether the existing one, or whether the one which is going to be there in future, सब में एक चीज़ बहुत important है, that is to give the best educational environment. Like अगर वैसा माहौल ही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं. Clear? This includes expert teachers and all the latest technology. तो दोनों चाहिए भाई, ह्यूमन टीचर्स भी चाहिए, एक्सपर्ट टीचर्स भी चाहिए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी चाहिए, सो दैट द चिल्ड्रन आर वेल वर्स्ड विद इट एंड ऑल्सो उनको बहुत सारा ज्ञान मिल पाए. If I have been given the choice to, I would like to be taught by both human teachers and robots. तो अगर मुझे choice मिलती है कि to be taught by whom, तो मैं दोनों को choose करूँगी, that is both human and robot teachers. A human teacher is very important to change student's life. He cannot only develop the child's brain but also give him the right spiritual learning, that is a good and compassionate heart. तो आपको जो book knowledge है, जो topic knowledge है, वो robot से भी मिल सकता है और वो human teachers भी दे सकते हैं, but एक जो emotional intelligence होती है, एक जो सही spiritual knowledge होता है, that is to have a good heart, compassionate heart, moral values, वो सब आपको robot नहीं सिखा सकता, वो एक human ही सिखा सकता है. So for that you need a human teacher, and if you want to get the information about everything in just few seconds, तो फिर उसके लिए robots would be better. Clear? Okay. The good values can be taught by a human teacher. On the other hand, as robots have been created by human beings to create more efficiency, so I would also like to be taught by a robot teacher. भाई robot बनाया इसीलिए होगा ना कि वो ज़्यादा efficiency लेकर आएगा, आप ज़्यादा efficient बन पाओगे. So that's why I would also be, ready to be taught by a robot teacher too. But I want both of them because human teachers are going to make you a better person, and robot teacher is going to make you we should say better at the subjects, yeah, better at the topics, yeah, better at kind of the intelligence. Clear? Okay. As today's world is of technology, so e-learning is very important. This is what is electronic learning. ठीक है, आप virtually अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो over a device. So this is something which is important because when there was pandemic, COVID, that time only this e-learning helped students. So ये चीज़ भी है कि ये important है, we can't deny it. This would save time and provide us different topics to learn something new every time. And whatever you want to study, you can study just by typing it or searching it, and few seconds में आपको वो knowledge मिल जाएगा. Thus both human teachers and robots can be helpful to give complete education to students. So if you really want कि आपको कौन सा टीचर, तो भाई both are required. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि robots आ जाएंगे तो human teachers का कोई value ही नहीं है, या human teachers तो ज़रूरत ही नहीं रखने की, ऐसा कुछ नहीं है. Humans ने ही robots बनाए हैं, so they can have much more efficiency. They can kind of give you good values as compared to a robot. Done? Okay. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राइटिंग सेक्शन, वेयर 3 टॉपिक्स दिए हैं और आपको इन पे पैराग्राफ्स लिखना है. सो राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी क्या ई वेस्ट है, जैसे गैजेट्स वगैरह यूज़ किया आपने, इधर उधर फेंक दिया और फिर उनको प्रॉपरली जो है आपने रिसाइकिल के लिए नहीं दिया, रिसाइकलिंग के लिए एवरीथिंग, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी जो भी उसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है. बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि AI का टाइम है, सब रोबोटिक्स एंड मशीनरीज एंड एवरीथिंग है, और उसमें एक ह्यूमन होना, उस पर आपको लिखना है. आफ्टर लिसनिंग टू द excerpts, page number 14 of this book, do you think a robot should replace the human teacher? Give reasons in support of your answer. यानी आपने एक बार पढ़ लिया, अभी आपने सोफिया के बारे में भी पढ़ा, तो आपको क्या लगता है कि क्या ह्यूमन टीचर्स को रोबोट्स जो हैं वो रिप्लेस करेंगे फ्यूचर में, और आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने हैं. ठीक है, तो हर पैराग्राफ पे, मतलब हर टॉपिक पे हम इंडिविजुअली पैराग्राफ देखेंगे, बट मेक श्योर आप सारे पॉइंट्स जो हैं उस पर खुद भी लिखने की कोशिश करें. क्लियर? चलिए. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल pollution.
ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रेफर्स टू डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो ई वेस्ट या जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं लाइक इट रिफर्स टू व्हाट, डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स, यानी जो जो हम भाई फेंक देते हैं, ranging from computers, equipment of information and communication technology, home appliances and peripherals of these devices। तो या तो ये पूरा डिवाइस या फिर इसका कोई भी पार्ट जब हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। ई वेस्ट इज़ वन ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज डम्प्ड इनटू लैंडफिल्स, टॉक्सिक मटेरियल्स कैन सीप इनटू द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, अफेक्टिंग नॉट ओनली आवर हेल्थ बट ऑल्सो लैंड एंड सी एनिमल्स। अब होता क्या है ना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह फेंकते हो तो उनको क्या किया जाता है, लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से वो सॉइल में सीप कर सकता है उसका टॉक्सिक मटेरियल्स, क्योंकि कई टॉक्सिक केमिकल्स होंगे उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। जैसे जैसे वो सॉइल में जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, तो उससे डेफिनेटली हमारी हेल्थ भी खराब होगी। अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है, ऑल्सो वहाँ पे जो लैंड और सी एनिमल्स हैं उनकी भी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा उनके लिए भी, and not only our health but also land and sea animals. Electronic waste gets heated, toxic chemicals are released into the air, further damaging the already volatile एटमॉस्फेयर। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जब हीट होता है ना, तो टॉक्सिन्स जो भी होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स, वो हवा में जाते हैं और ऑलरेडी एटमॉस्फेयर काफ़ी वॉलेटाइल है, तो वो और ज़्यादा डैमेज होता है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ई वेस्ट। तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन इसका यही है कि एयर को इम्प्योर कर रहा है। दस वी शुड डिस्पोज एंड रिसाइकल द ई वेस्ट प्रॉपरली टू सेव आवर एनवायरमेंट। इसीलिए हमें प्रॉपरली ई वेस्ट को डिस्कार्ड करना चाहिए, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना चाहिए, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। डन, ओके। दूसरा है बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स विद इट। एआई के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, बट एट द सेम टाइम देर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। बट हाँ, कोई चीज़ पॉजिटिव हो तो उसका नेगेटिव साइड भी हो सकता है, तो हमें दोनों साइड्स देखने होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ अ रोबोट इन सम केसेस कैन बी ऑफ अ मच मोर इम्पॉर्टेंस। रोबोट का यूज़ किसी किसी चीज़ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट अ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नीडेड टू कंट्रोल इट डेफिनेटली। बट एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक ह्यूमन माइंड चाहिए उस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, एंड डायरेक्ट द यूज़ ऑफ सच अ टेक्नोलॉजी। मतलब बिना ह्यूमंस के टेक्नोलॉजी, रोबोट, ये सब नहीं चलने वाला है। Human input, human interaction and human judgment is required to handle an intelligent machine. Definitely हमारा input, हमारा judgment, हमारा तरीका चाहिए होता है एक मशीन को हैंडल करने के लिए। A robot lacks emotions, सबसे important point। Humans में emotions होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, robots में नहीं होते हैं। Emotions which play a very big role are characteristics of a human being। Emotions जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो हम human beings का characteristic है, robots का नहीं। Which are not found in any humanoid robot। Thus, even enough robots are future of the world, but future of mankind is nonetheless our humans। तो भले कितने भी robots आ जाएं फ्यूचर में, आप humans को रिप्लेस करते हुए नहीं देख सकते इन robots को, क्योंकि humans ही चाहिए इन robots को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ वो इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सब हम में है, robots में नहीं है। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं, डू यू थिंक अ रोबोट शुड रिप्लेस द ह्यूमन टीचर। आपको लगता है कि मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि ह्यूमन टीचर हो ही ना, सिर्फ रोबोट्स हो? आप अपना रीज़न दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, आपको दो चीज़ें सिखाई जाती हैं स्कूल में, एक तो होता है प्रॉपर नॉलेज, दूसरा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें आपके इमोशंस, जिसमें आपका गुड हार्ट का होना, लाइक यू शुड हैव अ गुड हार्ट, कंपैशनेट होना, काइंड होना, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। इसीलिए मॉरल वैल्यूज़ की क्लास होती है। तो मॉरल वैल्यूज़ रोबोट आपको नहीं दे सकते, राइट, क्योंकि उनमें खुद इमोशंस नहीं है, तो वो आपको वो इमोशंस डालकर कैसे पढ़ाएंगे। तो वो चीज़ होना ज़रूरी है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। आपके पास ह्यूमन टीचर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। So robots are more efficient than teachers, but human teachers can mix the required emotions with learning and this will make learning fun। रोबोट्स डेफिनेटली ह्यूमन टीचर से काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, वो चीज़ तो आपको भी पता ही है, सबको पता है। बट वो जो इमोशंस चाहिए ना उस लर्निंग के साथ मिक्स करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो इमोशंस टीचर्स में हैं जो ह्यूमन टीचर्स हैं। कंप्यूटर टीचर्स हैव बेटर मेमोरी। कंप्यूटर टीचर्स का मतलब वो ह्यूमन टीचर नहीं जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, कंप्यूटर टीचर्स मतलब रोबोट टीचर्स, ठीक है। कंप्यूटर टीचर्स हैव बेटर मेमोरी बट दे कांट हेल्प रिप्लेस द ह्यूमन टीचर्स। डेफिनेटली जो रोबोट्स हैं या मशीन्स हैं या मैकेनिकल टीचर्स हैं, वो हम ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। ओनली ह्यूमन टीचर्स कैन प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स नीड इमोशनल सपोर्ट अलॉन्ग विद अकेडमिक सपोर्ट फ्रॉम द टीचर विच ओनली अ ह्यूमन टीचर कैन प्रोवाइड। अगर दोनों चीज़ें चाहिए तो ह्यूमन टीचर, इफ़ यू वांट कि दोनों का सही तरीके से मिले आपको चीज़ें, तो फिर दोनों रोबोट और ह्यूमन टीचर इंपॉर्टेंट है।
Only human teachers can develop skills such as critical thinking, communication, collaboration and problem solving in their students. ये सब बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करो, कैसे सोचो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करो. तो ये सारी चीज़ें आपको रोबोट नहीं, आपको एक ह्यूमन सिखाएगा. Hence no robot will ever be good enough to replace teachers completely. So yeah, human teachers का नंबर कम हो सकता है in the future, but replace नहीं किए जा सकते ये by robots. Done? Okay. नेक्स्ट है देर इज सो मच डेब्रिस इन स्पेस. ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. देर इज सो मच डेब्रिस इन स्पेस विच सूनर रादर देन लेटर इज गोइंग टू कॉज मेजर डैमेज. एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ अर्थ, write a letter to NASA chief outlining your concerns. Your letter should be formal in style and structure. तो यहाँ दिया है कि इतना ज़्यादा कचरा है स्पेस में, इतना ज़्यादा डेब्रिस है कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि बहुत डैमेज हो जाएगा नियर फ्यूचर में. एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ अर्थ, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो कि आप भाई धरती के एक पार्ट हो, तो आप नासा चीफ को एक लेटर लिखेंगे, फॉर्मल लेटर. आपका लेटर फॉर्मल होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए. द पॉइंट्स आर गिवन बिलो फॉर यू टू यूज. यू मे यूज नोट्स अदर पॉइंट्स एज वेल. थोड़ा बहुत अपना भी लिखना है और ये पॉइंट्स जरूर यूज करने हैं. जैसे मोर देन 5 लाख पीसेज ऑफ डेब्रिस और स्पेस जंक that travel at 17,500 miles per hour can damage satellites in the space. तो भाई ये जो डेब्रिस है वो इतनी स्पीड पे ट्रैवल करती है, तो इससे पूरा सैटेलाइट खराब हो सकता है. द डेब्रिस कैन डैमेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड अदर स्पेस क्राफ्ट विथ ह्यूमन इन इट. स्पेस क्राफ्ट जिसमें ह्यूमंस हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये सब भी कचरे से खराब हो सकते हैं डेब्रिस से. इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी वुड बी लॉस्ट इफ इट हैपेंस. और ऐसा होगा तो बहुत पैसा खर्च होगा. आपको ये सारे पॉइंट्स अपने लेटर में लिखने हैं. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. Much of the debris is so small that it cannot be tracked. This makes it more dangerous. इतना छोटा छोटा है कुछ तो डेब्रिस कि आप उसको ट्रैक भी नहीं कर सकते कि भैया कहाँ पे क्या है, तो आप उसको पूरी तरीके से हटा सको. एक्सीडेंट्स हैव हैपेंड इन द पास्ट. ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है, ये पहले भी हुआ है. तो आप जो है नासा चीफ से थोड़ा रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस चीज़ पे देखिए कि आप क्या कर सकते हैं. डन. चलिए, सबसे पहले आपका लेटर का फॉर्मेट पता होगा आपको वैसे कि आप सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, कौन लेटर भेज रहा है, फिर डेट लिखोगे, फिर जिसको लेटर जा रहा है रिसीवर्स एड्रेस, फिर वो लिखोगे. देन आप सब्जेक्ट मेंशन कीजिए लेटर में क्या लिखने वाले हो. देन आप सैल्यूटेशन करो, पूरा लेटर लिखो एंड लास्ट में एंड करो. क्लियर? चलिए देखते हैं लेटर. सो सबसे पहले कोई भी सेंडर एड्रेस बना लो. तो हमने यहाँ पर एक कोई सा एड्रेस बना लिया है, सेक्टर 23 कुंज विहार कॉलोनी हैदराबाद. ठीक है. फिर आपने डालनी है डेट. सपोज हमने लिख दिया 20 जुलाई 2022. फिर एक लाइन छोड़ो, लाइन छोड़ी हुई है यहाँ पे. हाँ, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस नासा चीफ वॉशिंगटन डीसी, बिकॉज वॉशिंगटन में उनके हेडक्वार्टर्स हैं. फिर सब्जेक्ट लिखो कंसर्न ओवर द डेब्रिस इन स्पेस. आपका ये कंसर्न है, इसी पे आप लिखने वाले हो, तो सब्जेक्ट बिल्कुल सही है. फिर आप सैल्यूटेशन लिखोगे सर और फिर लेटर स्टार्ट करोगे. सो सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग डेब्रिस इन स्पेस. तो भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने फॉर्मली स्टार्ट किया कि मुझे आपका काइंड अटेंशन ड्रॉ करना है टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम कि कितना ज़्यादा डेब्रिस बढ़ रहा है स्पेस में. इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस. इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. मोर देन 5 लाख पीसेज ऑफ डेब्रिस और स्पेस जंक दैट ट्रैवल एट 17,500 miles per hour can damage satellite in space. तो ये पॉइंट सीधे सीधे आपने यहीं से उठाकर लिखकर उन्हें डेटा दे दिया है. इट कैन डैमेज इंटरनेशनल स्पेस वाला पॉइंट. इफ दिस विल हैपन, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी वुड बी लॉस्ट. तो ये पॉइंट्स आपने यूज किए. The other concern is that much of the debris is so small that it cannot be tracked, which makes it more dangerous. Many accidents have happened in the past in many countries, and this can lead to serious circumstances. तो आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर रहे हो. I would like to request you that kindly look into this matter and take this serious issue seriously. I hope some steps will be taken to control the space debris. Thanking you, yours sincerely XYZ. या फिर आप अपना नाम अगर दिया है तो आप लिख सकते हो. तो इस तरीके से आपने जो लिखना था देख देख के वो आपने मेंशन किया. कुछ पॉइंट्स आपने खुद ऐड किए. मेक श्योर इतना रिस्पेक्ट हो. ठीक है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, काइंडली, रिस्पेक्टफुली, ऐसा कर करके ही लिखते हैं फॉर्मल लेटर. एंड दिस इज हाउ. ये एक तरीका था. इफ यू वांट यू कैन ऐड. देयर इज दिस वन रिपीटेड वर्ड, सम नहीं आएगा इतनी बार. एंड दिस इज दिस कैन, दैट आई होप यू गॉट इट. सो इस तरीके से ये लेटर है जो आप लिखेंगे. डन. ओके. So with this we are finally done with the solution of unit 1 of your workbook. I know workbook में बहुत सारी चीज़ें एक साथ दे दी हैं और इसीलिए थोड़ा लेंदी रहेगा वीडियो, बट यू नो दैट यू कैन एंजॉय सॉल्विंग दी वर्कबुक, सो यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम आई गेस. बट इस तरीके से आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जहां यू हैव टू गिव योर व्यू पॉइंट्स. मेक श्योर आप कॉपी पेस्ट ना करो, कॉपी पेस्ट ना करो, एंड यू गिव योर व्यू पॉइंट्स टू, बिकॉज देन ओनली आप वर्कबुक को सही मायनों में सॉल्व करें. सो विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो, बट वी विल मीट वेरी
very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.